पेज नंबर 1। ये सभी एरर करेक्शन की वर्किंग करवाई जर्नल स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? किस साल में एरर था सर स्टार्ट होता? किस डेट पे एरर था? करंट ईयर में था या कंपैरेटिव ईयर? 1 अगस्त 2020 पहली एंट्री करवाई। प्लान डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। देन 31 दिसंबर 2020। जर्नल स्टूडेंट्स आप लोग भी पेज नंबर 151 की बात हो रही है। ये डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे रिवर्स करेंगे? इस अमाउंट पे है 12 मल्टीप्लाइड बाय 20% at the rate of 5। डबल एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्लान क्रेडिट 1 बनता। इस एंट्री से करंट ईयर पे क्या इफेक्ट होगा? सॉरी लास्ट ईयर का प्रॉफिट 12 से प्रॉफिट बढ़ेगा, 1 मिलियन से कम होगा, 11 मिलियन से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। जी करंट ईयर में आ जाए। करंट ईयर 31 दिसंबर 2021। इस साल क्या होना? इस साल सर ये डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, लेकिन मेथड क्या है? मेथड 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 रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो इस साल डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगी? 12 माइनस 1 कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाइड बाय 20%। अब ये 12 और 1 क्या लिया मैंने? 12 एसेट की कॉस्ट थी और 1 मिलियन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस हुई, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो नेक्स्ट ईयर डब्ल्यूडीवी से रेट लगेगा। सॉरी 2.2। तो एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और इस साल पे डेप्रिसिएशन 2.2 मिलियन चार्ज होने से प्रॉफिट कम हो जाएगा, 2.2 मिलियन से डिक्रीज हो जाएगा।
ठीक है, होगी नहीं वर्किंग। बाकी स्टेटमेंट ऑफ चेंज नहीं देखा था किसी और फिगर में इशू। ये सबसे पहली लाइन जरा देखिए, हमने आंसर बनाया होगा। ये जो शेयर इशू है, शेयर इशू, सॉरी बल्कि सेकंड पॉइंट का, पॉइंट नंबर 1 का सेकंड पॉइंट, बोनस शेयर्स की वर्किंग कैसे की? 15% किससे मल्टीप्लाई करवाया? अमाउंट जरा बोल दें किस अमाउंट से मल्टीप्लाई हुआ है? 200 था, मल्टीप्लाई बाय 15%। एक बात जरा रिवाइज कर लीजिएगा काइंडली ध्यान में, बोनस शेयर्स की जो एंट्री है ना वो नॉमिनल वैल्यू से ही होती है। तो इसके आगे जो प्राइस दी हुई है 24 रुपीज, उसका क्या इम्पैक्ट होगा? बोनस शेयर्स की एंट्री के अंदर मेरी तरफ देखकर बता दें, डिविडेंड डेबिट है और शेयर कैपिटल क्रेडिट है, और ये एंट्री होती ही नॉमिनल वैल्यू पे। तो 200 मिलियन जरा ढूंढने के, 200 मिलियन नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल है, उससे जब आप रेट लगाएंगे तो बोनस शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू आ जाएगी, और मार्केट वैल्यू से आपने बोनस शेयर्स की कोई एंट्री नहीं करनी। लेकिन एक शायद नई चीज आई थी, अभी तक जितने क्वेश्चन हो रहे थे, जब भी कभी बोनस शेयर्स डिक्लेयर हुए तो रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस अवेलेबल होता था। ये जरा पेज नंबर ढूंढे 62, हाँ जी जरा पढ़ लीजिएगा वो, पेज नंबर 63, सॉरी 63 की फर्स्ट लाइन है, पेज नंबर 63, पढ़े जरा पहला सेंटेंस सबसे ऊपर लिखा हुआ। बोनस शेयर जो है वो रिटेन्ड अर्निंग्स से डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब ये है कि आप एंट्री करेंगे डिविडेंड डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, तो डिविडेंड डेबिट का इफेक्ट जो रिटेन्ड अर्निंग्स में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर रिटेन्ड अर्निंग्स हो ही ना तो फिर शेयर प्रीमियम में से लेस हो जाएगा। वापिस आए जरा सवाल में, इस वक्त जब बोनस शेयर्स डिक्लेयर हुए हैं उस वक्त अभी शायद बिजनेस स्टार्ट ही हुआ था शुरू में, तो उस वक्त जिस वक्त आप ये एंट्री कर रहे हैं इस वक्त रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम में फिगर नहीं है, तो फिर ये कहाँ से लेस होके कहाँ ऐड हुई है? लेकिन एंट्री ना काइंडली बदलिएगा, एंट्री वही है डिविडेंड डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, बाय डिफॉल्ट ये डिविडेंड शेयर रिटेन्ड अर्निंग्स से लेस होगा, और अगर रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस अवेलेबल नहीं है जब ये डिविडेंड दिया जा रहा है तो फिर शेयर प्रीमियम में से लेस होगा। कोई और इशू सवाल में? करना चाहिए था यार उसे, आई होप ट्राई किया होगा आप लोगों ने। चलिए सर जी, अभी तक जो हमने आई सेट में डिस्कशन की है इसकी बेस पे कुछ एरर्स की करेक्शन तो होगी है। अब जैसे जैसे हम नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे तो फिर नेक्स्ट टॉपिक्स के भी एरर्स हो सकते हैं। अभी तो ज्यादातर डेप्रिसिएशन से रिलेटेड आए हैं, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड आए हैं, ठीक है। लेकिन अब आज और कल का दिन जरा आपके पास होमवर्क तो खास नहीं होगा, तो इस तरह करें जरा दोबारा 2 क्वेश्चन में बताऊंगा आज भी और 2 कल भी, इनको जरा कोशिश करें कि अब विदाउट लुकिंग एट आंसर जरा खुद से जरा सॉल्व करने की कोशिश करें। इवन देन गलतियां होंगी लेकिन गलतियां होने से इंप्रूवमेंट फिर होती है। तो काइंडली जरा आज पेज नंबर 124 पे है, बल्कि सॉरी 125, पेज नंबर 125, ये 2 क्वेश्चंस रखने आज 3 एंड 4। अब 3 एंड 4 क्वेश्चन को पेज नंबर 125 विदाउट लुकिंग एट द आंसर पहले खुद से शुरू कीजिएगा, इवन देन आप महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, तो ये मिस्टेक्स करके ही फिर पता चलेगा कि कैसे इंप्रूवमेंट होनी है। तो जरा घंटा लगाना चाहिए दोबारा, ठीक है। फिर जहाँ याद ना आए फिर दोबारा रिवाइज करें, फिर देखें कि क्या इशू है जो याद नहीं आया। इसके अलावा मैंने क्या होमवर्क दिया था सैटरडे को, कुछ किए फाइनल? चलो उनमें कोई इशू अगर है तो फिर इंशाल्लाह मैं निकालता हूँ टाइम। मीन वाइज जरा पेज नंबर निकाले 162। अच्छा बीच में ना कुछ अगर आप बुक देखते हो तो बीच में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन अभी मैं स्किप कर रहा हूँ कुछ टॉपिक्स के, वैसा ऐसा जैसे जैसे हम जरा और इम्प्रूव हो जाएंगे और आप बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं खुद से बताऊंगा। अभी जो जो चीजें मैं कह रहा हूँ वहीं पर रहिएगा, अपनी मर्जी से कोई नया सवाल अभी आप करने की पोजीशन में नहीं है, ठीक है। पेज नंबर 1, 6 एंड 2 कंबाइंड होने पेज के नीचे, जिस पेज के नीचे वहां पे आता डिस्कशन को सर थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं जरा, बोर्ड पे एक मिनट देखना।
इस डिस्कशन को अब स्टार्ट करने से पहले आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का पता क्या होती है? नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट, लायबिलिटीज, इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स, नेट प्रॉफिट, चेंजेस इन इक्विटी, चेंजेस इन इक्विटी का पता सर? बाकी डेफिनेटली भी कैश फ्लो की डिस्कशन रहती है, लेकिन नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो गया है। IAS 16 में भी नोट्स बनते हैं, स्केड्यूल, डिस्क्लोजर ऑफ रिवैल्यूएशन, IAS 8 में भी आके कुछ हमने नोट्स वगैरह बनाए, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेकिन जब बन जाती हैं, कौन बनाता है वैसे, किसके लिए बनाते हैं? शेयर होल्डर्स के लिए। शेयर होल्डर्स पर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस पे डिसीजन मेकिंग करते हैं। डिसीजन मेकिंग करते हैं कि हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस एज कंपेयर्ड विद प्रीवियस ईयर्स, करंट ईयर की परफॉर्मेंस पिछले सालों के मुकाबले में कैसी है, और करंट ईयर की परफॉर्मेंस बाकी कंपनीज के मुकाबले में कैसी है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बन जाती हैं तो फिर शेयर होल्डर्स ने डिसीजन मेकिंग करनी होती है, लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए जो टूल यूज होता है उसको फिर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एनालिसिस के लिए एक टूल यूज होता है जिसे रेशियो एनालिसिस बोलते हैं। तो इससे पहले कि हम उसकी डिस्कशन स्टार्ट करें, जरा काइंडली एक सेकंड बोर्ड पर देगा देखिए। लेट्स अज्यूम दो कंपनीज है, कंपनी ए है और कंपनी बी है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस काइंडली जरा ध्यान में लाइएगा। लेट्स अज्यूम कंपनी ए की सेल है मिलियन रुपीस में, सपोज फिगर है। कंपनी ए की सेल 100 मिलियन है। कॉस्ट ऑफ सेल सपोज है 60 मिलियन। देयरफॉर 40 मिलियन क्या होगा? 40 मिलियन क्या होगा सर? ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन सपोज कंपनी बी की सेल है 10 मिलियन, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल है 4 मिलियन और देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट है 6 मिलियन। 10 माइनस 4 6 मिलियन। ठीक है, सही है। यकीनन दोनों कंपनी ग्रॉस प्रॉफिट, उनका दोनों का ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। बताएं कौन सी कंपनी बेहतर है? इतने के अकाउंटेंट तो बन ही गए होंगे यार। कंपनी ए बेहतर है बी? ए यार। कहाँ 40 मिलियन, कहाँ 6 मिलियन। मैं सिर्फ क्या देख रहा हूँ, मैं रुपए देख रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं रुपए देख रहे? आप इन रुपीस को किसी से कंपेयर कर रहे हैं। कंपनी ए बेहतर है बी? क्यों बी क्यों बेहतर है? उसकी कॉस्ट ऑफ सेल कम है, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल कम है, उसकी सेल ज्यादा है। दोबारा देखिए कंपनी है 40 मिलियन प्रॉफिट है, कितनी सेल्स के अगेंस्ट? 100 मिलियन सेल्स, 40 मिलियन ग्रॉस प्रॉफिट। कंपनी बी 10 मिलियन सेल्स, अब डेफिनेटली 6 मिलियन जो ग्रॉस प्रॉफिट है कॉस्ट ऑफ सेल्स की वजह से है, कॉस्ट ऑफ सेल लेस हुई। तो कंपनी ए बेटर है या बी? रुपीस के अगर एंगल से सोचें तो कंपनी ए बेहतर है, लेकिन सिर्फ शायद रुपीस सब कुछ नहीं बता रहा, इसे शायद किसी से कंपेयर होना चाहिए। कैलकुलेटर जरा पकड़। जो लोग हजरात बी कहना चाह रहे हैं, आप एक वर्किंग और कर रहे हैं। कैलकुलेटर में लिखे 40 और जो मैं लिखवा रहा हूँ 40 का नाम बताएं। ग्रॉस प्रॉफिट, इसको डिवाइडेड बाय करें 100 से, क्या 100 सेल्स इनटू करें 100, परसेंटेज में आ जाएगा। क्या चीज किसका कितने परसेंट है? क्या चीज किसका कितने परसेंट है? ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का 40%। आपने कैलकुलेटर नहीं पकड़ा था, जीरो नहीं दबाया, 40 लिखे। क्या है 40? आपने ग्रॉस प्रॉफिट का कंपैरिजन किया सेल्स के अगेंस्ट, सेल्स को बेस बना के आपने ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज कैलकुलेट की, 40% ऑफ सेल्स। क्या चीज किसका कितने परसेंट है? ग्रॉस प्रॉफिट इज, अगर एक एंगल से सेंटेंस लिखें तो ग्रॉस प्रॉफिट इज
40% ऑफ सेल्स का 40% ग्रॉस प्रॉफिट। सेम वर्किंग रिपीट करें, वैसे फिगर सिंपल ही 6 डिवाइड बाय 10 करें इंटू 100 कर लें। अच्छा इंटू 100 क्यों करवा रहा हूँ? परसेंटेज में आंसर लाने के लिए। इसका सेंटेंस बनवाया था, ग्रॉस प्रॉफिट इज 60% ऑफ सेल्स। तो अगर सर ये ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज निकाली जाए फिर शायद हमारी बात सही तरह सामने आ सकती है कि व्हाट इज द डिसीजन फाइनली। तो एक रेशियो कैलकुलेट हुई है किसके अगेंस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट की सेल्स के अगेंस्ट। अगर इस तरह से परसेंटेजेस में फिगर्स निकाल ली जाए तो देन जरा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना आसान हो जाता है। तो फाइनली बताएं कौन सी कंपनी बेहतर है? वाई बी। अब डेफिनेटली देखें 40 मिलियन से प्रॉफिट तो कमाया है, लेकिन 100 मिलियन सेल्स के अगेंस्ट 40% कमाया, लेकिन कंपनी बी ने 10 मिलियन के अगेंस्ट 6 मिलियन कमा लिया, व्हिच इज 60% ऑफ सेल्स। तो किस कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर है? तो ये रेशियो मैंने कैलकुलेट की है, इसके अलावा बहुत सी रेशियोज हैं। इन रेशियोज का मकसद ये होता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस को पिछले सालों के साथ साथ दूसरी कंपनी से भी कंपेयर किया जा सके। ठीक है, तो एक मैंने रेशियो का आपको आइडिया जैसे इसलिए दी है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस रेशियो एनालिसिस। इससे क्या पता चला हमें? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना जरा आसान हो जाता है। अब आए जरा 162 पेज पे कुछ और रेशियोज। अब डेफिनेटली मैंने भी एक आपके सामने रखी है, आपके सिलेबस में जो अदरवाइज रेशियोज हैं उनकी तरफ आप चलते हैं। इस पेज के स्टार्ट में कुछ लिखा हुआ है, उसको पहले मेरे ख्याल एज इट इज इंग्लिश में पढ़ने से पहले जरा हमें जरा आइडिया हो जाए कि हमने करना क्या है। तो आप जरा पॉइंट 1 ढूंढिएगा जहाँ लिक्विडिटी रेशियोज लिखा हुआ। जी डेफिनेटली बेटा, अगर हम ये भी चाहें कि कॉस्ट ऑफ सेल्स का कितने परसेंट है, एक सेकंड दोबारा बोर्ड पर दिखेगा। मैंने ग्रॉस प्रॉफिट का सेल्स के साथ एनालिसिस किया। अगर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को देखना चाहें कि कंपनी ए की कॉस्ट ऑफ सेल के कंपैरिजन में कितनी है, तो क्या करेंगे 60 डिवाइड बाय 100। कॉस्ट ऑफ सेल के मुकाबले में कितनी है 60% और बी की 40%। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या बी की कम है? ए की कितने परसेंट है? 60%, बी की। तो अगर कॉस्ट ऑफ सेल कम है तभी ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है। तो ये बड़ा एनालिसिस बहुत से तरीकों से हो सकता है, मैंने तो जस्ट आपको आइडिया देने की कोशिश की। ये सर एक हेडिंग मैंने आपसे की लिक्विडिटी रेशियोज के नाम से लिखी हुई है, बल्कि इससे ऊपर पहले 2 लाइंस लिखी हुई हैं बोल्ड, उसको जरा काइंडली पढ़िएगा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट साथ में सर। इन द क्वेश्चन ऑफ रेशियो एनालिसिस it is assumed that all accounting entries are correctly recorded in the financial statements unless otherwise mentioned। देखिए रेशियो एनालिसिस अगर आपने करना है, डिसीजन मेकिंग करनी है, तो ये पहले अज्यूम्ड होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर्स सही हैं। अगर फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही सही नहीं बनी तो यकीनन उनकी बेस पर अगर कोई एनालिसिस किया जाएगा वो भी ठीक नहीं होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी डाटा दिया हो, हम हमेशा अज्यूम करेंगे कि ये डाटा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर पता चल जाए कि ये डाटा गलत है तो ऑब्वियसली रेशियो एनालिसिस से पहले हम क्या करेंगे, पहले उस डाटा को ठीक करेंगे और बाद में रेशियो एनालिसिस करेंगे। लेकिन अगर किसी जगह हमें इंफॉर्मेशन मिले और कुछ ना पता चले तो बाय डिफॉल्ट भी अज्यूम कि ये फिगर्स ठीक हैं और हमने सिर्फ इससे रेशियोज की वर्किंग करके एनालिसिस करना है। ठीक है, दोबारा पढ़ें जरा सेंटेंस, पढ़े प्लीज। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए ऐसे गलतियां भी हो जाती हैं? यदि हो जाती हैं सर तो इनको ठीक करना पड़ता है। लेकिन अगर हमें ना पता चले फिगर्स अवेलेबल हो तो वी अज्यूम के फिगर्स ठीक है और हमने बस उनकी बेस पे रेशियोज की वर्किंग करनी है। लेकिन अगर पता चल जाए गलत है तो सब कुछ छोड़ देंगे, पहले उन्हीं को ठीक करेंगे, क्योंकि फिगर्स ठीक होंगी तो सही एनालिसिस होगा। चले सर फर्स्ट अब हेडिंग में आते हैं। रेशियोज की कुछ कैटेगरी सामने आएंगी। तो पहला एक वर्ड आ गया लिक्विडिटी रेशियोज। अब इससे पहले एक रेशियोज की तरफ जाए हम, लिक्विडिटी वर्ड का मीनिंग जरा नेक्स्ट लाइन में पढ़ा। पेन हाथ में रखें, इसके इर्द गिर्द आपने काफी कुछ एक्सप्लेन करना मैं साथ साथ। लिक्विडिटी के वर्ड का अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मीनिंग होता है कैश और एक्सेस टू कैश readily available to meet obligations। दोबारा पढ़ें ऐसा ऐसा। कैश, अगर मैं आपसे कहूं कभी
कि आपकी लिक्विडिटी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, तो इससे आपको क्या समझ आया करेगा कि आपके पास कैश बहुत अवेलेबल है, या अगर आपके पास अवेलेबल नहीं भी है तो आप जरूरत के मुताबिक बैंकों से जाके अवेलेबल करवा लेंगे, मींस लोन लेके कैश अवेलेबल करवा लेंगे। तो या तो कैश अवेलेबल है, या जब भी जरूरत पड़ेगी बैंक से जाके लोन लेने की आप पोजीशन में होंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आपकी लिक्विडिटी पोजीशन वीक है, तो इसका मतलब हमारे पास कैश रिसोर्सेज कम है और हमारे पास लोन लेने की अपॉर्चुनिटीज भी मौजूद नहीं है। इन अदर वर्ड्स हम कैश अवेलेबल नहीं कर सकेंगे। इसी तरह अगर कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन स्ट्रांग हो तो इसका मीनिंग क्या होगा कि कंपनी के पास ठीक ठाक कैश अवेलेबल है और अगर जरूरत पड़ेगी तो और अवेलेबल भी हो जाएगा। तो क्या लिक्विडिटी पोजीशन कंपनीज की स्ट्रांग होनी चाहिए या वीक होनी चाहिए? क्यों स्ट्रांग होनी चाहिए? ताकि जैसे ही कोई लायबिलिटी सेटल करनी पड़े आप आपके पास कैश अवेलेबल हो, अपनी लायबिलिटीज को सेटल कर सकें। अब दोबारा जरा सेंटेंस पढ़ें। लिक्विडिटी मींस कैश और एक्सेस टू कैश रेडी अवेलेबल। क्यों अवेलेबल? तो मीट ऑब्लिगेशंस मींस लायबिलिटीज। ठीक हो गया? तो इन नीचे 3 रेशियोज आएंगी। इन रेशियोज में अभी हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन एनालाइज हो जाती है। आए नंबर 1। अब इस वक्त कुछ फार्मूला सामने आएंगे हमारे। फार्मूलाज हमें पढ़ के अंडरस्टैंड करना है और फिर मैं उसकी एप्लीकेशन भी आपको साथ साथ समझाऊंगा, और फिर इसके नीचे एक इंटरप्रिटेशन लिखी हुई है, तो सब कुछ गौर से सुनना मेरे साथ। व्हाट इज द फर्स्ट नेम ऑफ रेशियो? वर्किंग कैपिटल। इसका फार्मूला आगे पढ़े। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। मेरी तरफ जरा देख के 3-4 मेन एग्जांपल्स बताएं जो करंट एसेट्स में हो सकती हैं। थोड़ा जरा तरतीब से ही कर लें जरा। स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, बाकी प्री पेमेंट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह, एडवांस टू सप्लायर, बहुत कुछ हो सकता है। 3 कम से कम ध्यान रखें। स्टॉक, रिसीवेबल्स, डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंसेस। इसी तरह करंट लायबिलिटीज में 2-3 बोल दो जरा। क्रेडिटर्स, अक्रूड एक्सपेंसेस, नहीं लॉन्ग टर्म लोन नहीं है, करंट लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लोन होगा या करंट पोर्शन ऑफ लोन होगा। अक्रूड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेएबल, करंट लायबिलिटीज है। दोबारा, क्रेडिटर्स मींस अकाउंट्स पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, एक्सपेंसेस पेएबल हो सकता है, बहुत कुछ और भी हो सकता है। करंट पोर्शन ऑफ लोन हो सकता है या लॉन्ग टर्म लोन, उसका करंट पोर्शन होगा, करंट पोर्शन ऑफ लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट। इसमें भी 2-3 रेंज में रख लें। पेएबल्स, अक्रूड एक्सपेंसेस, ये क्या होते हैं अक्रूड एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस पेएबल, सैलरी पेएबल, रेंट पेएबल, यूटिलिटी बिल्स पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट। लेकिन लॉन्ग टर्म लोन नहीं होगा, करंट लायबिलिटीज की बात हो रही है। तो किस में से क्या माइनस करें? करंट एसेट्स में से अगर करंट लायबिलिटीज की फिगर माइनस करेंगे तो जो आंसर आता है उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। इससे पता क्या चलता है? एक सेकंड बोर्ड पर देखें। तो मैं समझाने के लिए कुछ फिगर्स लिखूंगा, फिर लिखने के बाद आपको बताता भी हूँ। आपने कहा लिखना, साथ साथ ना लिखिएगा, ऐसे साथ साथ लिख के पहले फिगर्स को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, उसके बाद स्पेस अवेलेबल है इसके पेज के इर्द गिर्द ही लिखना आपने। लेट्स से में कंपनी ए है, उसके करंट एसेट्स हैं 8 लाख, करंट लायबिलिटीज हैं 5 लाख। ये फिगर्स हमारे पास कहां से आई होंगी? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हमने करंट एसेट्स का सम कर लिया है, करंट लायबिलिटीज का सम कर लिया है, इन्हें आपस में माइनस कर दिया है। डिफरेंस कितना आएगा? 3 लाख रुपीस जो डिफरेंस आएगा, दिस अमाउंट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। यहाँ तक ठीक है? अब ये 3 लाख रुपए हमें बता क्या रहा है? नहीं मैं बताता हूँ, वो तो नीचे लिखा हुआ। 8 लाख क्या चीज मैंने लिखी है? करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स क्या होते हैं? ये वो अमाउंट है, करंट एसेट्स में वो अमाउंट होती है जो या तो कैश है, या तो कैश है, कैश एंड बैंक, या ये वो पैसे हैं करंट एसेट्स के जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। मसलन स्टॉक पड़ा, करंट एसेट्स की बात हो रही है, नेक्स्ट 12 मंथ्स या आफ्टर 12 मंथ्स? नेक्स्ट 12 मंथ्स। स्टॉक पड़ा,
लेकिन अगर करंट एसेट्स में लिखा हुआ आपने तो ये नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर अंदर सेल होके कैश आ जाए। डेटर्स अगर है तो फिलहाल तो रिसीवेबल है, लेकिन अगले 12 महीनों के अंदर अंदर ये पैसे रिसीव हो जाएंगे। तो करंट एसेट्स में या तो कैश एंड बैंक बैलेंसेस पहले से मौजूद है, और जो बाकी चीजें हैं वो नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। इन अदर वर्ड्स, मेरी इन फिगर्स के मुताबिक हमारे पास अगले 12 महीनों के अंदर अंदर 8 लाख का कैश अवेलेबल हो जाएगा। क्या ये 8 लाख फिलहाल सारा का सारा कैश अवेलेबल है? लेकिन इंशाल्लाह करंट एसेट्स हैं ये, नेक्स्ट 12 मंथ्स में 8 लाख का कैश अवेलेबल हो जाएगा। अब करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? वो पैसे जो हमने अगले 12 महीनों के अंदर अंदर पे करने हैं। तो अगले 12 महीनों के अंदर अंदर कितने पैसे आपने पे करने हैं? 5 लाख। तो क्या आपके पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल हो जाएगा ताकि आप अपनी करंट लायबिलिटीज को मीट कर सकें? तो पॉजिटिव आंसर अगर आएगा मींस करंट एसेट्स ज्यादा होंगे, तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास सरप्लस कैश अवेलेबल है इंशाल्लाह नेक्स्ट 12 मंथ्स में, और बड़े आराम से हम इस सरप्लस पैसों से, मतलब इन 8 लाख में से अपनी 5 लाख की लायबिलिटी सेटल करने के बावजूद कुछ एक्स्ट्रा पैसे हमारे पास बच जाएंगे। सरप्लस फंड्स है या डेफिसिट फंड्स है? ये सरप्लस फंड्स कब होंगे? तो ये पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल हमें क्या बताया करेगा? पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल कि हमारे पास सफिशिएंट कैश इंशाल्लाह नेक्स्ट 12 मंथ्स में अवेलेबल होगा, जिससे हम इंशाल्लाह अपनी करंट लायबिलिटीज को सेटल करने की पोजीशन में है। इन अदर वर्ड्स, हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सपोज एक कंपनी भी है, उसके करंट एसेट्स हैं 4 लाख, लेकिन उसकी करंट लायबिलिटीज हैं 6 लाख। डिफरेंस जब सॉल्व करेंगे हम तो ये आंसर नेगेटिव आ जाएगा 2 लाख। अगर आप ट्राई करें नेगेटिव 2 लाख क्या बता रहा है? नेक्स्ट 12 मंथ्स में हमारे पास कितने कैश, कितने पैसे मैक्सिमम अवेलेबल होंगे? 4 लाख। लेकिन लायबिलिटीज कितनी सेटल करनी है? तो इसका मतलब फिर हमें अभी से कोई इंतजाम करने की जरूरत है कि 2 लाख कहाँ से लेके हैं। हो सकता है फर्दर शेयर्स इशू करें, शेयर होल्डर से लें, हो सकता है कोई एसेट बेचें, नॉन करंट एसेट बेचें। प्रॉब्लम है या नहीं है? तो अगर नेगेटिव होगा तो इसका मतलब हमारे पास डेफिसिट फंड्स है। तो डेफिसिट फंड का मतलब कंपनी इज नॉट इन अ पोजीशन टू सेटल इट्स ऑब्लिगेशंस फ्रॉम करंट एसेट्स विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। लेकिन अगर पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल आ जाए तो कंपनी इज इन अ पोजीशन टू सेटल इट्स करंट लायबिलिटीज फ्रॉम करंट एसेट्स विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। अब कुछ वर्ड्स क्लियर है मेरे? तो पहले इसकी तरह एक इंटरप्रिटेशन में लाइन पढ़े जरा, पॉइंट 1 के नीचे। पॉजिटिव, पॉजिटिव के एंगल से पहले पढ़े। Positive shows we have surplus funds in business to meet current liabilities, और नेगेटिव के एंगल से पढ़े। डेफिसिट की, अगर डेफिसिट सिचुएशन है तो इसका मतलब हमारे पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल नहीं है, और इससे पहले कि लायबिलिटीज ड्यू हो हमारे पास पैसे ना हो, हमें वेल बिफोर टाइम लायबिलिटीज को सेटल करने के लिए कहीं ना कहीं से कैश अवेलेबल करना चाहिए। ठीक है सर, तो बात समझ आती है? अब ये जो मैंने आपके सामने फिगर्स लिखी हैं, इन फिगर्स को आप जरा इसी के साथ नोट करें, लेकिन इर्द गिर्द जरा जगह कम होगी। आप इसके लिए जरा पेज के ऊपर चले जाइएगा, पेज के नीचे जरा शायद और भी जरूरत पड़ेगी हमें, पेज के नीचे जगह तो है, लेकिन पॉइंट 1 के साथ एक एरो बना के ऊपर जाके जरा ये दो कंपैरिजन फॉर्म में ए बी की फिगर्स लिखना। अब ए बी मैंने क्या अज्यूम किया, कंपनी ए कंपनी बी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ हैं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं पड़ा?
व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल? अच्छा यहाँ ये फार्मूला लिखा ना, इसके नीचे ब्रैकेट में कहीं लिखा होगा कि आंसर रुपीज में आएगा। क्या मतलब उसका? मतलब ये रुपए हैं, 3 लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड आउट की तो आंसर पे परसेंटेज में आएगा। तो ये भी पता होना चाहिए आंसर किस में आ रहा है, रुपीज में आ रहा है, परसेंटेज में आ रहा है, या और भी आगे चीजें आएंगी। तो 3 लाख और 2 लाख क्या है, परसेंटेज आएंगी, ये रुपए आए हैं। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इन कंपनी ए? 3 लाख रुपए, ये डिफरेंस का नाम वर्किंग कैपिटल है। व्हाट इज द नेम ऑफ 8 लाख? करंट एसेट्स, 5 लाख करंट लायबिलिटीज, एंड डिफरेंस इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब करंट एसेट्स ज्यादा होंगे, और नेगेटिव कब होगा? जब करंट लायबिलिटीज ज्यादा कह लें या करंट एसेट्स कम कह लें। चले सर नंबर 2 पे। अब इस वक्त पहले हम इनिशियली इन फॉर्मूलाज को पढ़ के कुछ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, फिर इंशाल्लाह ये बात डिटेल में और खुल के सामने आएगी। सेकंड नेम ऑफ फॉर्मूला इज करंट रेशियो। अब एनालिसिस करने के बड़ा डिफरेंट वेज है। करंट रेशियो का फॉर्मूला पढ़ना, करंट एसेट्स, फिगर्स वही है जो ऊपर है, लेकिन अब इसको करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब ये इन्वेस्टर पे डिपेंड करेगा कि कोई भी इन्वेस्टर जो है एनालिसिस कैसे करना चाहता है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टर वर्ड समझ आता है? इन्वेस्टर कौन होता है? देखिए एक तो पर्सन है जो शेयर होल्डर बन गया, मींस उसे इन्वेस्ट कर दिया है। लेकिन एक वो भी पर्सन हो सकता है जब इन्वेस्ट करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, वो देख रहा है किस कंपनी में इन्वेस्ट करूं। तो इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करने से पहले आप अकाउंटेंट्स से एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं। लेकिन बार बार ये कहते रहते हैं कि अकाउंटेंट्स जो है शेयर होल्डर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। लेकिन अगर कोई शेयर होल्डर अकाउंटेंट नहीं है तो उनको इंडिविजुअली ये फिगर्स अंडरस्टैंड करना कोई इतना आसान भी नहीं है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट कौन करके देगा? आप अकाउंटेंट्स। तो आपके पास अगर कोई इन्वेस्टर आएगा और आपसे कहेगा कि मुझे रेशियो एनालिसिस कर दे, तो हो सकता है किसी इन्वेस्टर ने किसी से सुना हो नाम कि वर्किंग कैपिटल को चीज होती है, वो आपसे कह दी वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर दें, तो आप वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर देंगे। अगर कोई इन्वेस्टर के अंदर करंट रेशियो मुझे किसी ने बताया जी करंट रेशियो भी होती है, तो करंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो ये नहीं अब हम उसे कह सकते यार हमें वर्किंग कैपिटल तो आता है, करंट रेशियो किसी और से पूछो। तो मीन्स उसे हमें हर एंगल से एनालिसिस आना चाहिए ताकि हर इन्वेस्टर की नीड को अकॉर्डिंगली हम एड्रेस कर सकें। तो फिगर्स वही हैं, लेकिन अब ये फिगर्स माइनस होने की बजाय क्या हो रही हैं, और इससे फिर क्या पता चलेगा वो इंशाल्लाह भी मैं डिस्कस करता हूँ। पहले आप फॉर्मूला देख के बोलने क्या लिखा हुआ, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, और आंसर टाइम्स में क्या मतलब वो मैं बताता हूँ। इसी कंपैरिजन को जो थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने किया था, फिगर्स का जो कंपैरिजन किया था, इसी की बेस पे अगर मैं करंट रेशियो कैलकुलेट करूं तो फिगर्स क्या यूज करूंगा। वंस अगेन पेशेंस से पहले आप देखें, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, कैलकुलेटर पकड़ो। आपका काम है फार्मूला, मेरा काम है उसकी फिगर्स फिलहाल लिखना। तो व्हाट इज 8 लाख करंट एसेट्स, व्हाट इज 5 लाख? आपका एक आंसर आया है 1.56, सॉरी 1. अच्छा आंसर अगर कभी भी पॉइंट्स में आ रहा होगा तो वही रूल प्लीज है, पॉइंट्स में चले जाए लेकिन 2 डिजिट्स को काइंडली राउंड ऑफ करके बात खत्म करें। 1.6 पूरा आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये 1.6 क्या है? नहीं मुझे मुझे पता नहीं, वो तो पता नहीं उसका टाइम का मतलब क्या, एक 1.6 बज गए, इतना टाइम नहीं हुआ। अब बिल्कुल रिलैक्स है, वो मैं बताता हूँ। 1.6 हमारा आंसर है, याद रखिएगा। लेकिन मैथमेटिक्स जरा थोड़ा सा अप्लाई करें। क्या मैं कह सकता हूँ ये आंसर असल में 1.6 डिवाइड बाय 1? मत जाने दें यार, जाने दें। ये आंसर 1.6 है। क्या चीज किसका 1.6? करंट एसेट्स आर 1.6 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स जो है करंट लायबिलिटीज के मुकाबले में 1.6 गुना है। करंट एसेट्स ज्यादा, करंट लायबिलिटीज ज्यादा, कितनी ज्यादा? 1.6 टाइम्स।
टाइम्स का मतलब गुना, क्या चीज किससे कितनी ज्यादा है। इसका सेंटेंस सुना जरा, करंट एसेट्स आर 1.6 times of करंट लायबिलिटीज। अगर इसी सेंटेंस को थोड़ा सा उर्दू में ट्रांसलेट करने की कोशिश की जाए तो करंट एसेट्स जो है वो करंट लायबिलिटीज का 1.6 गुना है, तो गुना ज्यादा टाइम, तो टाइम डिवाइड हजम हो जाएगा। लेकिन मैं ये तो कहना चाह रहा था 1.6 डिवाइड बाय 1 ये हजम होता। असल में अगर कुछ भी नहीं हम लिख रहे तो डिवाइड बाय 1 ना, तो डिवाइड बाय 1 मैं बार बार इसलिए लिखना चाहता हूँ कि हर 1 रुपए ऑफ लाइबिलिटी के बदले, बेस में क्या था, 5 लाख क्या था लाइबिलिटी, तो 1.6 का मतलब है हर 1 रुपए लाइबिलिटी के अगेंस्ट हमारे पास 1.6 रुपीज ऑफ करंट एसेट्स अवेलेबल। हर किसके बदले क्या कितना अवेलेबल है। अगर 5 लाख रुपए के बदले 8 लाख रुपए के करंट एसेट्स हैं तो हर 1 रुपया ऑफ लाइबिलिटी के बदले 1.6 रुपीज ऑफ करंट एसेट्स अवेलेबल। क्या कोई परेशानी वाली सिचुएशन तो नहीं है। कब परेशानी वाली सिचुएशन नहीं हुआ करेगी, अगर आंसर नहीं हुआ करेगा। अगर आंसर हमारा इस रेशो का 1 से अबव है, 1 से अबव है, तो क्या चीज किससे ज्यादा हुआ करेगी, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी ज्यादा हुआ करेंगे। लेकिन अगर मैं कंपनी बी के एंगल से वर्किंग करूं तो बताएं कंपनी बी की फिगर जरा वही ऊपर वाली देखकर, 4 लाख क्या था करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। सॉल्व करें कैलकुलेटर प्लीज, अलाउड है, जुबानी हो नहीं रहा है, कैलकुलेटर पे करना नहीं है। ये कौन सा मिशन है। राउंड अप कर लीजिएगा 0.67 टाइम्स, क्या चीज किसका कितने टाइम्स है, करंट एसेट्स आर 0.67 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज। टाइम्स का क्या मतलब है, टाइम बीच में जाए, अभी तो ठीक ठाक टाइम है। नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक टाइम ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ टाइम मींस कितनी गुना है, क्या चीज किसके मुकाबले में कितनी गुना है। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के मुकाबले में 0.6 गुना 0.67, लेकिन ये क्या जी 0.67। अच्छा क्या ये भी 0.67 डिवाइड बाय 1 ना, तो डिवाइड बाय 1 कहां से बीच में आ जा रहा है, डिवाइड बाय 1। अब बताएं 1 क्या है और 0.67 क्या है। हर 1 रुपया ऑफ लायबिलिटी के बदले 0.67 रुपीज ऑफ करंट एसेट्स अवेलेबल है। क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कब हुआ करेगी, जब हमारा करंट रेशियो का आंसर 1 से नीचे चला जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि अब करंट लायबिलिटी ज्यादा होंगी और करंट एसेट्स कम। ठीक है, पहले यहाँ तक जरा नोट करना आपने, पेज के नीचे अब जाना पड़ना, लेकिन पेज के नीचे अगर आधी जगह यूज हो जाए, क्योंकि आधी और चाहिए हमें तीसरी रेशियो के लिए, ऊपर लिख लें अगर ऊपर लिखा जा सकता, लेकिन कहीं ऐसी जगह लिखें जहां दोबारा नजर पड़े वर्ड्स पर, रिवाइज हो सके। देख लें अगर ऊपर लिखने की जगह। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ बात हजम होती। कोशिश करें साथ साथ क्लास के चल सके, मींस रोज का काम रोज खत्म होना चाहिए। पेंडिंग लेक्चर्स, पेंडिंग ऑन क्वेश्चंस, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, इसमें फंस जाएंगे हम। क्या ख्याल है सर, फंसे हुए हम।
और बात बनती नहीं है सर। हर चीज लिंक्ड है, अगर पिछली चीजें सही कवर्ड नहीं है तो आगे फिर वो जिस तरह बात समझ आनी चाहिए वैसे समझ नहीं आती। ये वेटिंग फ्रॉम साइड। अगर कोई आपसे के करंट रेशियो कैलकुलेट कर देनी मुझे, अच्छा सिर्फ रेशियो कैलकुलेट कर देना सफिशिएंट नहीं है, रेशियो से फिर पता क्या चल रहा है ये भी बताना जरूरी है। 1.6 इटसेल्फ मीनिंगलेस है अनलेस आप उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकें। तो अगर आप कोई करंट रेशियो कहे कैलकुलेट करने को और आपका आंसर 1.7 आ जाए तो आप उस पर्सन को क्या बताएंगे? नहीं ये तो मेरे ख्याल बता देंगे आपके करंट एसेट्स ही हैं, लेकिन इससे क्या पता चलेगा, उसे क्या बताएंगे कि क्या ये कंपनी अपनी करंट लायबिलिटीज को करंट एसेट्स में से सेटल करने की पोजीशन में है। लेकिन अगर आंसर 1 से नीचे पॉइंट्स में चला गया, नहीं पूरा नहीं है तो नहीं ना कहेंगे उसे, उस गरीब का पूरा सेंटेंस क्या कहेंगे कि इस कंपनी की एबिलिटी नहीं है कि अपने करंट लायबिलिटीज को करंट एसेट्स में से सेटल कर सके। इन अदर वर्ड्स 1.6 अगर है तो दिस कंपनी इज इन अ पोजीशन टू सेटल इट्स करंट लायबिलिटीज फ्रॉम करंट एसेट्स विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। फिर विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स कहां से आ गया? करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज। लेकिन अगर 0.67 आ गया तो दिस कंपनी विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू सेटल इट्स करंट ऑब्लिगेशंस फ्रॉम करंट एसेट्स विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। ठीक है, फिर यहाँ पे पहले कंपनी को पहले से कोई अपना कोई अदरवाइज सोर्स ढूंढना चाहिए। जाने सर नहीं शेयर होल्डर नहीं बेटा, देखिए इटसेल्फ नहीं समझ आता, मैं बार बार कह रहा हूँ, दोबारा एक दफा सुन ले। हम अकाउंटेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं किसके लिए? शेयर होल्डर्स के लिए। ये भी जहां तक तो बात आई होप क्लियर। लेकिन शेयर होल्डर्स कभी भी इस पोजीशन में नहीं होते कि सब कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को खुद अंडरस्टैंड कर सकें। लेकिन शेयर होल्डर अगर आपकी बनाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किसी और अकाउंटेंट के पास ले जाए तो ये ना हो कि उस अकाउंटेंट को भी समझना है। शेयर होल्डर कभी भी इस पोजीशन में नहीं होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस पे इंडिविजुअली डिसीजन मेकिंग कर ले, अनलेस ऑफ कोर्स शेयर होल्डर खुद अकाउंटेंट हो। लेकिन अगर कोई शेयर होल्डर का डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लेमैन है जिसे अकाउंटिंग का किसी और सब्जेक्ट का पता भी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने पैसे दिए तो इन्वेस्टर तो कोई भी हो सकता है। तो वो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप जैसे नौजवानों को ढूंढेगा, आप जैसे नौजवानों से एक्सपर्ट ओपिनियन लेगा। लेकिन अब ये जरूरी नहीं कि जिस अकाउंटेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई उसी के पास जाए। तो किसी भी अकाउंटेंट की बनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किसी दूसरे अकाउंटेंट के पास अगर लेके आए तो एक अकाउंटेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस पोजीशन में जरूर होना चाहिए कि उसकी गैर मौजूदगी में तो दूसरा अकाउंटेंट कोशिश करके उसे अंडरस्टैंड कर ले। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं इसमें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं ये हर जगह सेम क्यों अडॉप्ट होते हैं? ताकि डिफरेंट अकाउंटेंट्स डिफरेंट कंपनी डिफरेंट अकाउंट दूसरे अकाउंटेंट्स की बनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझ के एक्सपर्ट ओपिनियंस दे सकें। ठीक है, अब ये डिस्क्लोजर्स क्यों दिए जाते हैं? ताकि फॉर एग्जांपल जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई उसको तो पता है, लेकिन जिसने अब अदरवाइज उसकी गैर मौजूदगी में पढ़नी उसे पता हो कि डेप्रिसिएशन रेट्स क्या थे, फाइफो था, वेटेड एवरेज था, फिर रिवैल्यूएशन से क्या हुआ था, ये रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट भी हुआ था ये नहीं हुआ था। तो अकॉर्डिंगली फिर वो देखे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन फिगर्स की बेस पे क्या क्या एडजस्टमेंट्स आई होंगी। फिर अगर उसके सामने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिसमें रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट है और एक दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिसमें कॉस्ट मॉडल अडॉप्टेड है, तो उसका भी वो कंपैरिजन करके डिसीजन मेकिंग कर सके। ठीक है, तो ये मतलब डिस्क्लोजर से पता चलेगा कि कौन कौन सी चीजें कौन सी पॉलिसी जो है अडॉप्ट की गई है और कौन कौन से एस्टीमेट्स हैं जिन्हें कंसिडर किया गया है, और अगर कोई एस्टीमेट्स चेंज हुए हैं तो उनका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या है। तो ये जनरलाइज किस्म के स्टैंडर्ड्स हैं जो सारे अडॉप्ट करते हैं ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ऐसे तरीके से बने कि सेम अकाउंट जो अकाउंटेंट डिफरेंट अकाउंटेंट्स हैं वो सेम वे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने। ठीक है, कुछ वैसे परेशान ना हो, अल्लाह ताला ने हमारा रिस्क लगाया हुआ है इसी वजह से कि हम पहले अकाउंटेंट बन जाते हैं और आप जैसे नौजवान जो है अकाउंटेंट बनने के बाद एनालिस्ट भी बन जाते हैं। लेकिन क्या एनालिस्ट जो है
उसे खुद भी अकाउंटेंट होना चाहिए, पहले से अकाउंटिंग आएगी तो फिर वो उसे इंटरप्रेट कर सकते। तो अब इस वक्त हम किस जगह खड़े हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई है और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस पे एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, मेरे पॉइंट नंबर 2 की, पॉइंट नंबर 2 की जरा इंटरप्रिटेशन पढ़ो। नहीं, मेरे साथ रखा है। द रेशियो इंडिकेट, पॉइंट नंबर 2 की इंटरप्रिटेशन पढ़, बल्कि सॉरी, ऊपर पॉइंट नंबर 2 की जहां रेशियो लिखी हुई थी उसके नीचे ब्रैकेट समझ आती है, आंसर इज इन टाइम्स। ये 1.6 रुपीज नहीं, ये टाइम्स में आंसर है, बाकी मैंने 1 लिख के नीचे फिर उसे रुपीस के एंगल से आपको समझाया। दिस रेशियो इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू पे इट्स करंट ऑब्लिगेशंस आउट ऑफ करंट एसेट्स। इससे अगले वर्ड्स अंडरलाइन करें, यूजुअली 2:1। ये 2:1 क्या मतलब है? 2:1, 2/1, ऐसे ही क्या चीज अगर किससे डबल हो, ये 2:1 है। असल में स्टॉक एक्सचेंज के एंगल से जरा ये लिखा हुआ है, मार्केट के एंगल से लिखा हुआ है। जिन कंपनीज की करंट रेशो 2:1 हो, मतलब करंट एसेट्स डबल हो, इन्वेस्टर उन्हें सेफ कंसिडर करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बहरहाल नहीं है कि अगर 1.5 है, 1.7 है, तो वो कंपनी अपनी करंट लायबिलिटीज को सेटल नहीं कर सकती। लेकिन आप इस तरह से कहलें, ज्यादा बेहतर क्या है कि रेशो कहां तक चली जाए, डबल अगर करंट एसेट्स हो तो इन्वेस्टर ज्यादा सिक्योर फील करते हैं किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना। लेकिन बहरहाल अगर 1 से ऊपर आंसर है तो कंपनी अपनी लायबिलिटी सेटल तो कर सकती है, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है कि कहां तक पहुंच जाए, डबल करंट एसेट्स अगर हो जाए लायबिलिटीज के मुकाबले में, तो उसे ज्यादा अच्छा स्टॉक एक्सचेंज में कंसिडर किया जाता है ऐसी कंपनी को। तो ये एक नॉर्म सॉर्ट ऑफ है। ये नॉर्म क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, नॉर्म क्या होता है? नहीं, नॉर्म एक असूल सा है। स्टॉक एक्सचेंज का एक असूल ये है कि जिस कंपनी की रेशो 2:1 तक पहुंच जाए उसे सिक्योर का मतलब अच्छा कंसिडर किया, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा कंसिडर किया जाता है, इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहेगी ये कंसिडर किया जाता है। तो नॉर्म का मतलब यहाँ एक असूल है स्टॉक एक्सचेंज का। ठीक है, तो इसको जरा अंडरलाइन कर लीजिएगा, नजर पड़नी चाहिए इस पर। इन अदर वर्ड्स कैसे भी हम कह सकते हैं, अभी हमारे आंसर्स क्या आए थे जी? एक कंपनी का आया था 1.6 और दूसरा का आया था। कंपैरेटिवली देखें तो कौन सी कंपनी बेहतर है? ए 1.6 वाली। लेकिन स्टिल हम शायद ये कहेंगे कि कंपनी ए को फर्दर इंप्रूव होना चाहिए। कंपैरेटिव एनालिसिस करते हुए कंपनी ए बेहतर है, लेकिन स्टिल इंप्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है। 2:1 ज़हन रखें, ठीक है। चलो आगे, अगले वर्ड ध्यान से। दिस रेशियो शोज द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन इन द, ये वर्ड अंडरलाइन करें, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब जरा ब्रैकेट में पढ़ें, इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। मतलब इसका ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अगले 12 महीनों के दौरान बिजनेस चलता जाएगा। कंसंट्रेट करिएगा दोबारा। करंट एसेट्स दोबारा ध्यान में लाएं, 3 एग्जांपल्स बनाएं करंट एसेट्स की मेन, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक वगैरह। करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, एक्रूड एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन वगैरह। मतलब सर स्टोरी का ये है कि करंट एसेट्स सारे के सारे इस वक्त कैश में नहीं है, यह है करंट एसेट्स जो है एज ऑन होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लाना एज ऑन होता है। तो करंट एसेट्स में सिर्फ कैश नहीं होता, उसमें कैश एंड बैंक तो बेटा बैंक वाले के पैसे तो जाके आप फौरन निकलवा सकते हैं ना, तो कैश एंड बैंक तो कैश ही कंसिडर होता है। लेकिन जो स्टॉक है, क्या उसने अभी कैश में कन्वर्ट होना है? कब होना है? पहले बिकेगा फिर पैसे आएंगे, अगर क्रेडिट पे बिका तो फिर क्रेडिट के पैसे बाद में आएंगे। रिसीवर्स के पैसे भी अभी नहीं आए, कुछ दिन आपने अलाउ किए होंगे, महीना, 15 दिन, 20 दिन अभी आने हैं। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब ये है कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में जैसे जैसे बिजनेस इंशाल्लाह चलता जाएगा, साथ साथ स्टॉक भी बिकता रहेगा, रिसीवर से पैसे भी आते रहेंगे, और टोटल जितने करंट एसेट्स हैं 12 महीनों के अंदर अंदर उतने कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जैसे जैसे कैश में कन्वर्ट होंगे हमारे पैसे, साथ साथ हम अपनी करंट ऑब्लिगेशंस को भी नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे करते जाएंगे। इन अदर वर्ड्स इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आज ही हम अपनी सारी लायबिलिटी सेटल कर सकते हैं। इस रेशियो का मतलब ये है, 1.6 का मतलब ये है कि हमारे पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल हो जाएगा विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, जिसकी बेस पे हम अपनी नेक्स्ट 12 मंथ्स की वो ऑब्लिगेशन जो ड्यू होनी है उन्हें पे कर लेंगे। तो दोबारा करने में जरा सेंटेंस पढ़ें,
ये सेकंड वाला, दिस रेशियो शोज, कौन सी रेशियो? करंट रेशियो। नहीं नहीं, ये 2:1 तो वैसे नॉर्म हो गया, खत्म होगी बात। करंट रेशियो शोज द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स को यहाँ किन वर्ड्स में लिखा हुआ? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ, मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मींस बिजनेस चलता रहेगा, नेक्स्ट 12 मंथ्स में इंशाल्लाह इतने पैसे हो जाएंगे कि हम अपनी लायबिलिटीज को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आंसर 1 से बिलो हो गया तो फिर ये बता रहा होगा, फिर ये आंसर बता रहा होगा कि इस कंपनी की एबिलिटी नहीं है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लायबिलिटीज को सेटल किया जा सके। लेकिन अगर आंसर 1 से अबव है तो फिर ये 1 से अबव आंसर क्या बता रहा होगा? ट्राई करें बताओ कि ये कंपनी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अपनी करंट लायबिलिटीज को सेटल कर सकती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस? नेक्स्ट 12 मंथ्स बिजनेस चलता रहेगा, इंशाल्लाह साथ साथ पैसे इकट्ठे होते रहेंगे और उन पैसों से हम अपनी लायबिलिटीज को सेटल कर सकते होंगे अगर हमारा आंसर 1 से अबव है। जी सर। जी जी 2:1 से ऊपर भी हो, लेकिन कम से कम अगर 2:1 तक पहुंच जाए तो फिर वो कंपनी सिक्योर फील, इन्वेस्ट सिक्योर फील होता है, उससे ऊपर भी जा सकती है। 5:1, व्हाट इज द मीनिंग 5:1? करंट एसेट 5 गुना ज्यादा है। 10:1 होने को कहीं भी हो सकता है, लेकिन 1 से अबव हो जाए कंपनी सिक्योर होना शुरू हो जाएगी। 2 तक हो जाए तो स्टॉक एक्सचेंज में ऐसी कंपनी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर महसूस होती है। उससे ऊपर हो जाए तो डेफिनेटली और सिक्योर महसूस होगी। क्या ख्याल है? एनी अदर कंफ्यूजन? ये रिवाइज करने की रेशियो नंबर 1 और 2 रिवाइज करने का मतलब ही होगा इस वक्त कि फार्मूले का नाम बोलें, उसका फार्मूले का नाम, उसका फार्मूला और उसकी इंटरप्रिटेशन पढ़ो। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? चलिए आगे रेशियो नंबर 3 सर, इसके 3 नाम लिखे हुए, ज्यादा कॉमन जरा टिक लगाएं। एक एसेट टेस्ट रेशियो है, अब अच्छा इसमें कोई एसेट वो नहीं आने, बस एक नाम ही है। नहीं उसमें तीसरी है, तीसरा। वैसे क्विक रेशियो भी यहाँ लिखा हुआ, लेकिन ज्यादा कॉमनली यूज कौन कौन से हैं टिक लगा लेना, पहला और तीसरा। क्या वर्ड्स लिखे हुए? एसेट टेस्ट एंड क्विक या क्विक रेशियो। इससे पहले कि हम फॉर्मूला पढ़ें, रेशियो नंबर 2 क्या बताती है, जरा सोच के मुझे बताएं। क्या कंपनी इस पोजीशन में है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मींस नेक्स्ट 12 मंथ्स में अपनी लायबिलिटी सेटल कर दे? लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि क्या आज ही स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाले दिन अगर सारे करंट लायबिलिटीज पैसे लेने वाले लोग हमारे पास आ जाए, जिन जिनको पैसे हमने नेक्स्ट 12 मंथ में देने हैं, अगर आज बैलेंस शीट डेट पे ही आ जाए, तो क्या आज ही हम अपनी लायबिलिटी सेटल करने की पोजीशन में हैं? अगर आपने ये देखना है कि क्या आज ही लायबिलिटी सारी सेटल हो सकती हैं, आज ही का यहाँ मतलब अभी का मतलब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पे आज ही आखिरी दिन हम अपनी सारी लायबिलिटी सेटल कर सकते हैं या नहीं, तो फिर हम रेशियो नंबर 3 कैलकुलेट करेंगे। लेकिन रेशियो नंबर 2 में क्या कैलकुलेट हो रहा था? आज ही सेटल हो जाए या अगले 12 महीनों में सेटल हो जाए? अगर ये देखना है किसी इन्वेस्टर ने कि क्या कंपनी अगले 12 महीनों के अंदर अंदर अपनी करंट लायबिलिटी सेटल कर सकती है, तो करंट रेशियो कैलकुलेट होती है। लेकिन अगर ये देखना है कि क्या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाले दिन आखिरी दिन ईयर एंड पे कंपनी इस पोजीशन पे है कि अपनी लायबिलिटी सेटल कर ले, तो करंट रेशियो की बजाय फिर कौन सी रेशियो कैलकुलेट होगी? एसेट टेस्ट या क्विक रेशियो। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन, पहले ये फाइनल करें, इसकी पहले इंटरप्रिटेशन पे आना। रेशियो नंबर 3 की This ratio shows the ability of the company to settle its obligation immediately. पहले तो डिफरेंस बताने समझ आया मुझे, मेरा डिफरेंस जो मैंने बताया क्या डिफरेंस है? करंट रेशियो क्या बताएगी? नेक्स्ट 12 मंथ्स में लायबिलिटी सेटल हो जाएंगी या नहीं, और क्विक रेशियो क्या बताएगी? अभी का मतलब ईयर एंड पे क्या हम लायबिलिटी सेटल कर सकते हैं या नहीं। अगर ये देखना है तो फिर आप करंट रेशियो की बजाय क्विक रेशियो या एसेट टेस्ट रेशियो कैलकुलेट करेंगे।
अब इंटरप्रिटेशन में दूसरी भी एक लाइन है, उसको पढ़ने से पहले फॉर्मूले पे आना। और कंसिडरेटर ऑफ फॉर्मूले में क्या चेंज आ रहा है, करंट एसेट्स में से क्या माइनस कर दिया गया है, करंट एसेट्स में से स्टॉक माइनस करके करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दिया। अब ये हो क्या रहा है, कंसंट्रेट करना पड़ेगा। देखिए इसके इंटरप्रिटेशन सामने रखेंगे, हम चाहते क्या है इस वक्त कि पता चल जाए कि इसी वक्त ईयर एंड पे लायबिलिटी सारी सेटल करनी अगर पड़ जाए तो कर सकते हैं नहीं। तो फिर असूलन ऐसे नहीं देखना चाहिए कि हमें अपने कैश को कंपेयर करना चाहिए, कैश एंड बैंक बैलेंसेस को कंपेयर करना चाहिए अपनी करंट लायबिलिटी से। स्टॉक आज ही कैश में कन्वर्ट नहीं होना। स्टॉक अगर आपने कैश में कन्वर्ट करना है, पहले कोई कस्टमर ढूंढेंगे, उससे सेल का एक एग्रीमेंट करेंगे, फिर उसे बेचेंगे। लेकिन अगर उसे क्रेडिट पे बेचेंगे तो फिर वो पैसे भी कुछ दिन बाद देगा। तो इमीडिएटली बैलेंस शीट डेट पे स्टॉक जो है वो कैश की फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। स्टॉक को कैश में कन्वर्ट करने के लिए कुछ दिन चाहिए होंगे। ये मेरी बात समझ आ रही है? ईयर एंड के बाद भी अगले साल के कुछ दिन चाहिए होंगे, तभी स्टॉक कैश में कन्वर्ट होगा। ठीक है सर, हम रेशियो नंबर 3 में देखना ये चाहते हैं कि क्या हमारे पास इतने कैश के आज ही रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनसे हम अपनी करंट लायबिलिटी सेटल कर सकते हैं। तो करंट एसेट्स में क्या कुछ शामिल होता है, होता बहुत कुछ है, लेकिन हमने 3-4 चीजें ध्यान रखनी है। कैश एंड बैंक का तो इशू नहीं है, लेकिन स्टॉक भी है। स्टॉक को तो इसलिए निकाल दिया है, अब रेशियो साथ साथ देखे फॉर्मूला, स्टॉक को क्यों निकाल दिया इन करंट एसेट्स में, क्योंकि वो तो अभी कैश में कन्वर्ट नहीं, आज कैश में नहीं है, उसे टाइम लगना है कैश में कन्वर्ट होने में। लेकिन क्या करंट एसेट्स में डेटर्स भी होते हैं? डेटर्स से भी आज पैसे नहीं मिल रहे, डेटर्स से भी 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, डिपेंडिंग ऑन द एग्रीमेंट विद द कस्टमर, पैसे बाद में मिल रहे हैं। तो असूलन इस करंट एसेट्स में से स्टॉक के साथ साथ डेटर्स को भी माइनस होना चाहिए था, ताकि जो कैश फॉर्म में, कैश एंड बैंक फॉर्म में पैसे बचते, उनको फिर लायबिलिटीज के साथ कंपेयर किया जाता। लेकिन फॉर्मूला जरा देखें, सिर्फ क्या लेस हो रहा है। अच्छा, अगर इन्वेंट्री लेस कर दें तो अब इसमें मेन कौन सी चीजें रह जाएंगी? नहीं, कैश एंड बैंक तो रह जाएगा ना, कैश एंड बैंक तो है, लेकिन डेटर्स भी अभी इसमें मेन मौजूद रहेंगे। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि डेटर्स को इस फॉर्मूले में से माइनस क्यों नहीं किया जा रहा। नहीं, वो मैंने बताना, वो वैसे मैंने आपके सवाल जहन में राइज किया। आप लोग पहले ये फार्मूला का सेंस अंडरस्टैंड कीजिएगा। मेरी कोशिश पहले ये कि फार्मूला आप सही सेंस समझ सकें। हम इस फार्मूले में करना क्या चाहते हैं, ये चेक करना चाहते हैं कि कंपनी की एबिलिटी है कि सारी लायबिलिटी आज ही, सारी करंट लायबिलिटीज आज ही सेटल हो सके। तो आज ही अगर सेटल करनी है तो आपको क्या चाहिए होगा, कैश। तो असूलन तो ये रेशियो इस तरह होनी चाहिए थी, कैश एंड बैंक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। लेकिन इसको फॉर्मूले का बनाया कैसे गया है, करंट एसेट्स उठाए गए, नहीं करंट एसेट्स उठाए गए, उनमें से स्टॉक क्यों माइनस किया गया, क्योंकि आज वो कैश नहीं, आज वो कैश नहीं है। तो अगर वो आज कैश नहीं है तो फिर असूलन यहाँ से एक मेन और चीज, डेटर्स भी माइनस होने चाहिए। तो डेटर्स को क्यों माइनस नहीं किया गया, ये मेरे से सुना जरा। पहले मैं जरा वैसे अपने वर्ड्स में बता रहा हूँ, बाद में डेफिनेटली आपके लिए नई चीज होगी, तो मैं इसे जरा थोड़ा सा लिख के भी आपको बताता हूँ। डेटर्स होते क्या हैं, रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स का मतलब होता है पैसे अभी मिलने हैं, मिलने हैं। लेकिन आजकल के जमाने में बैंक्स ये फैसिलिटी देते हैं, बैंक्स ये फैसिलिटी देते हैं कि आप अपने रिसीवेबल्स को बैंक के पास ले जाएं और उनसे कहें कि मेरे इन रिसीवेबल्स के अगेंस्ट मुझे आज पैसे दे दें, और जब कभी ये पैसे रिसीवेबल्स के मिलेंगे तो उस वक्त वो पैसे मैं फिर उनसे लेके आपको वापस कर दूंगा। दोबारा स्टोरी सुने, आपका फॉर एग्जांपल 50 मिलियन रिसीवेबल है, मिल गया है, मिलना मिलना सपोज 20 दिन बाद मिलना। लेकिन अगर आपको आज पैसे चाहिए हो तो उससे तो नहीं मिलेंगे, उससे तो नहीं मिलेंगे, उससे तो नहीं, किससे नहीं, कस्टमर से तो अभी नहीं मिलेंगे, उसने 20 दिन बाद वादा किया आपसे। आप लेकिन अगर आज पैसे लेना चाहते हैं तो आप बैंक जा सकते हैं, बैंक वालों से कह सकते हैं ये मेरे रिसीवेबल्स रख लें,
मुझे इसके बदले आज पैसे दे दें। बैंक को क्या फायदा हमें ये पैसे देने का? वो फिर अपनी को सर्विस चार्जेस ले लेगा, अच्छा सा वर्ड यूज कर लेते हैं, सर्विस चार्जेस ले लेगा। और जब 20 दिन बाद हमें कस्टमर से पैसे मिलेंगे तो हम ये पैसे अपनी जेब में डालने की बजाय किसको पकड़ा देंगे? बैंक को। बैंक एक फैसिलिटी दे रहा है कि हम इमीडिएटली कैश अरेंज कर सकते हैं अपने रिसीवेबल्स के अगेंस्ट अगर जरूरत पड़े तो। ठीक है, तो डेटर्स को इस फॉर्मूले में से इसलिए माइनस नहीं किया गया क्योंकि अगर हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी तो कस्टमर से तो नहीं मिलेंगे आज, लेकिन बैंक से आज हमें पैसे मिल सकते हैं। तो डेटर्स को भी कैश के बराबर ही क्यों समझा जाता है? क्योंकि अगर जरूरत पड़े तो बैंक से इमीडिएटली कैश अवेलेबल हो सकता। असूलन क्या भी माइनस होना चाहिए था, लेकिन डेटर्स को माइनस क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि डेटर्स के बदले बैंक से कैश अरेंज किया जा सकता है। तो एक छोटा सा सेंटेंस पहले लिखने से पहले कि मैं इसकी फर्दर इंटरप्रिटेशन बताऊं, इस तरह करके अगर हो सके फार्मूले के साथ एक एरो लगाना, सिर्फ जगह बचानी है, नीचे इधर कोशिश करना, या मुझे एक मिनट सेंटेंस लिख लेना फिर आप देखिएगा कितनी जगह चाहिए। डेटर्स आर not excluded and debtors are not excluded from current assets. करंट एसेट्स के लिए सीए कर दूं ना बड़ी कम, लेकिन वो सीए नहीं। करंट एसेट्स, डेटर्स आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम करंट एसेट्स बिकॉज बैंक्स प्रोवाइड डिस्काउंटिंग फैसिलिटी। एक वर्ड यूज किया मैंने, डिस्काउंटिंग फैसिलिटी, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिस्काउंटिंग फैसिलिटी, banks provide discounting facility and therefore we can obtain immediate cash from bank against debtors। अब ये जो मैंने में लिखा ना, we can obtain immediate cash from bank against debtors, इसी को अगर शॉर्ट वर्ड्स में बोला जाए तो ये डिस्काउंटिंग फैसिलिटी कहलाती है। कौन किसको डिस्काउंटिंग फैसिलिटी दे देता है? बैंक कंपनीज को डिस्काउंटिंग फैसिलिटी दे देता है। उसका मीनिंग क्या होता है? बैंक डेटर्स के अगेंस्ट इमीडिएटली कैश प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ तक सेंटेंस अगर लिखने की कोशिश करने की, नहीं तो है तो इसके अंदर बहुत नहीं है, वो आपकी बुक में नहीं, वरना भी माइनस कर ली जाती है कहीं कहीं, लेकिन बुक के फॉर्मूले में नहीं है। वो असल में मेजर पोर्शन नहीं होता, किया जा सकता है, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ इन्वेंट्रीज ही माइनस हुई है। क्यों भाईजान, कम प्राइस, अल्लाह रहम करे। नहीं आज, लेकिन आज इमीडिएटली नहीं होगा, आपको कस्टमर ढूंढना पड़ेगा। आपने चीजें बेचनी है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपको कस्टमर ढूंढना पड़ेगा, और फिर कस्टमर ढूंढ भी लें आप तो मेजॉरिटी कंपनी के ट्रांजैक्शंस जो है वो क्रेडिट पे होते हैं। कंपनीज के एंगल से मेजॉरिटी ट्रांजैक्शंस कैश पे नहीं होती। तो कस्टमर हो सकता है आज कस्टमर आप ढूंढ लें, चीजें भी बेच दें, लेकिन पैसे फिर तो स्टॉक को कैश में कन्वर्ट करने में कंपैरेटिवली ज्यादा दिन लग जाते हैं। और ये भी वाला ध्यान रखें, इस वक्त हम ईयर एंड पे आगे हुए हैं। ये करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज एज ऑन फिगर्स हैं। क्या साल एंड हो गया? और सर जी एंड हो गया हुआ सर, ईयर एंड पे ये वर्किंग होती है सारी एज ऑन, तो ईयर एंड पे खड़े हैं जी। बैंक्स डेफिनेटली चार्ज करते हैं, उस बैंक के अपने फिर सर्विस चार्जेस होते हैं। जी बैंक डेटर्स को कोई नहीं ले जाता जी, ये हमारे ही डेटर्स हैं, लेकिन बैंक से ये एग्रीमेंट होता है कि हमें इमीडिएटली बैंक पैसे दे दे, और हम क्या करेंगे फिर अपने कस्टमर से पैसे लेके अपने पास रखने की बजाय फिर बैंक को दे देंगे।
सॉर्ट ऑफ एक लाइबिलिटी होगी यार, इसकी कोई एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे हम। ये पैसे अगर मिल जाएंगे तो ये क्या है, सॉर्ट ऑफ एक ऑब्लिगेशन है, कब तक जब तक हम वापस नहीं कर देंगे। लेकिन इसमें बहुत सी वेरिएशंस होती हैं। एक ये भी होता है कि हम अपने कस्टमर अपना जो रिसीवेबल है वो बैंक के हवाले करते हैं। नहीं मतलब उसकी वेरिएशन है डिफरेंट। एक ये होता है कि हम सिर्फ पैसे ले लें और बाद में बैंक के जी पैसे अपनी कस्टमर से लेके देने। एक दूसरी वेरिएशन ये हो सकती है कि बस हमें अपनी इनवाइस दे दें, बाकी हम जाने आपका कस्टमर जाने, बस पैसे ले लें। तो इसमें बहुत सी ऑप्शंस नहीं, लेकिन वो जितने पैसे करते हैं क्योंकि 15-20 दिन अवेलेबल बीच में अवेलेबल बीच में सॉरी इन्वॉल्व होते हैं, तो इमटेरियल सी अमाउंट होती है। अगर एक 10% भी होगा तो 20 दिन बनने, तो 10% पर एनम भी होगा, तो वो मल्टीप्लाइड बाय 20/365, तो वो इमटेरियल सी अमाउंट होगी, इसलिए इस कैलकुलेशन में कंसिडर करने की जरूरत नहीं रहती है। अगर अपने लफ्जों में बता देंगे पूरी स्टोरी के, बताएंगे स्टोरी के हम कैलकुलेट क्या करना चाहते थे, कैलकुलेट क्या करना चाह रहे थे, हम कैलकुलेट करना ये चाहते हैं कि क्या कंपनी अपनी सारी ऑब्लिगेशंस, करंट ऑब्लिगेशंस इमीडिएटली सेटल कर सकती है। तो असूलन ये कंपैरिजन होना चाहिए था कैश का अगेंस्ट लायबिलिटीज, लेकिन आपका फॉर्मूला क्या बना हुआ, स्टॉक क्यों निकाल दी है, स्टॉक इमीडिएटली कैश में कन्वर्टेबल नहीं है, लेकिन दूसरी मेन चीज डेटर्स क्यों नहीं निकाले, क्योंकि उसके बदले कैश हमें इमीडिएटली मिल जाएगा अगर जरूरत पड़ गई तो व्हाट इज द फाइनल फार्मूला नाउ, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज। अच्छा इन्वेंट्रीज डेफिनेटली स्टॉक्स की बात हो रही है, इंटरचेंजेबली वर्ड यूज होता है, लिख लो इसके ऊपर, इन्वेंट्रीज मीन स्टॉक्स, स्टॉक्स। तो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज डिवाइडेड बाय, आए जरा फिगर्स की बेस पे एक फाइनल कंक्लूजन सुना। उसी तरह का डेटा यूज कर रहा हूं जो मैं ऊपर फिगर्स यूज कर रहा था। लेट्स से कंपनी ए है, करंट एसेट्स के कितने थे, बोल दें ढूंढ यार, 8 लाख। लेट्स से इस 8 लाख में 4 लाख स्टॉक था, तो मैंने माइनस कर दिया, डिवाइड बाय बताएं फिगर ढूंढ, 5 लाख, कैलकुलेटर पकड़े, बेटा कैलकुलेटर अलाउड है यार, खुदा के लिए यार, जुबानी हो नहीं रहा, कैलकुलेटर पे करना नहीं है। 0.8 टाइम्स, ये भी टाइम्स में आंसर है। अब क्या चीज किसका कितने टाइम्स है, ना 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 ना, एक काम अगर छोटा सा और कर सके जरा आसानी और आ जाएगी। ये जरा बोर्ड पे एक सेकंड देखें, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज माइनस हो रही हैं, मैंने एक ब्रैकेट बनाई है, अगर करंट एसेट्स में से करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज माइनस हो जाए तो जो फिगर आएगी उसे बोलते हैं क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स या क्विक से मुराद कैश है, कैश के एंगल से जल्दी वाले एसेट्स। तो किसको मैंने कहा है क्विक एसेट्स, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज, जरा एक्सप्लेन करना थोड़ा। करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज माइनस करके जो बचेगी फिगर उसका नाम है क्विक एसेट्स। क्विक क्विक किस एंगल से क्विक, नहीं मतलब कैश, क्विक जल्दी के पैसे 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 पैसे। करंट एसेट्स क्विक एसेट्स है या करंट लायबिलिटीज, नहीं यार, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज जो फिगर आएगी उसको क्विक एसेट मैंने बोला, देखिए। तो अब इधर ये इंटरप्रिटेशन पे, ये 0.8 टाइम्स को जरा एक सेंटेंस लिखवाएं, 8 लाख माइनस 4 लाख, अब 4 लाख आ जाएगा, 8 लाख माइनस 4 लाख, जो 4 लाख बचा ये क्या है, क्विक एसेट्स आर, क्विक एसेट्स आर 0.8 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज CL। एक सेकंड बोर्ड पर देखें, क्या 0.8 डिवाइड बाय 1 भी है, 0.8 डिवाइड बाय 1 भी है, क्या मतलब हर 1 रुपए ऑफ करंट लायबिलिटी के बदले 0.8 क्विक एसेट्स अवेलेबल हैं। करंट रेशियो में जाएं और कंपनी ए का आंसर बताएं, करंट रेशियो की तरफ जाएं, करंट रेशियो की तरफ, कंपनी ए का आंसर ढूंढे कहीं वर्किंग में। कंपनी ए is in a position to settle its obligations in ordinary course of business, but it is not in a position to settle its current liabilities immediately.
क्या तो हो सकता है, क्या नहीं पॉसिबल है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में तो लायबिलिटी सेटल करने की कंपनी पोजीशन में है, लेकिन इमीडिएटली ये सेटल अगर करना चाहे तो सेटल नहीं कर पाएंगे। हर ₹1 ऑफ लायबिलिटी के बदले 0.8 क्विक एसेट्स मींस कैश के अवेलेबल हैं। ठीक है सर। कंपनी बी का डेटा ढूंढे, करंट एसेट्स कितने थे प्लीज, कितने थे यार? 4 लाख में सपोज 1.5 लाख स्टॉक था। ये करंट एसेट्स में होता है स्टॉक, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज कितनी थी? 6 लाख। करंट लायबिलिटीज एज इट इज रहनी है, और सर जी एज इट इज ही रहनी है, फॉर्मूले में एज इट इज ही। सिर्फ क्या चेंज है क्विक रेशो में और करंट रेशो में? करंट रेशो में और क्विक रेशो में क्या फर्क है? करंट रेशो में सारे करंट एसेट्स आ रहे हैं, और क्विक रेशो में इन्वेंट्री माइनस होगी, बाकी सारे फिक्स एसेट्स हैं। जी आंसर बताएं। सेकंड 0.42 टाइम्स, तो यहाँ 0.42 टाइम्स का मतलब क्विक एसेट्स आर 0.42 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज। अब कंपनी बी बेचारी इस पोजीशन में भी नहीं थी कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अपनी लायबिलिटी सेटल कर सके, 0.67 ढूंढे गई। तो अगर उसने 12 मंथ्स में पैसे देने की पोजीशन में नहीं है, तो इमीडिएटली उसने क्या पोजीशन में होना था? तो ना कंपनी भी किस पोजीशन में है और ना ही किस पोजीशन में, ना ही अगले 12 महीनों में पैसे देने की पोजीशन में है, और ना ही आज पैसे देने की पोजीशन में। ये रेशो और खराब हो गई है। ये और खराब क्यों हो गई है? और स्टॉक भी निकल गया बीच में से, करंट एसेट्स और कम अवेलेबल कर दी आपने स्टॉक निकाल के। नोट कीजिए। इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो जानी सर, होपफुली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, एनालिस्ट बनते जा रहे हैं माशाल्लाह। बहुत सफ़े हैं सर, बहुत सफ़े हैं, अल्लाह मालिक है सर। 162 पेज पे हैं, आखिरी सफा, एक सेकंड वैसे ही देख लेते हैं और कैलकुलेटर पे माइनस करके डिफरेंस निकाल लेते हैं। एक एक करके जो गिन रहे हैं ऐसे टेंशन ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी ये वॉल्यूम 1 है। अल्लाह मालिक है सर, अल्लाह मालिक है सर, या अल्लाह मदद कर मौला। जब आप ये सवाल करते हैं ना तो मुझे महसूस होता है कि संडे को आ जाना चाहिए था। आज सिलेबस खत्म करके घर जाएंगे, क्या ख्याल है? आराम आराम सर, अल्लाह मालिक है सर, शुरू कर लिया हमने इंशाल्लाह। अल्लाह मालिक आप पढ़ने वाले लोग हैं, इंशाल्लाह अल्लाह मालिक। जी जिन्होंने लिख लिया काइंडली 3 फॉर्मूले हुए हैं। क्विक रेशियो का फॉर्मूला बोले, देख के भाईजान, देख के वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला सुनाए। वर्किंग कैपिटल में अगर आंसर पॉजिटिव हो तो उसका मीनिंग बताएं। देख के क्विक रेशियो की इंटरप्रिटेशन जरा फाइनल करना था। ये रेशियो बताती है कि क्या कंपनी इमीडिएटली लायबिलिटी सेटल कर सकती है। यहाँ तक ठीक है। एक आखिरी सेंटेंस में 1 जरा अंडरलाइन करें। जिस तरह मार्केट एक नॉर्म मैंने बताया था, मार्केट प्रिंसिपल, मार्केट असूल 2:1, किस रेशियो के लिए था 2:1? अगर करंट रेशियो 2:1 हो और क्विक रेशियो 1:1 हो तो 1:1 भी एक्सेप्टेबल है किस रेशियो में? क्या चीज किसके बराबर भी हो तो गुजारा है? क्विक रेशियो, क्विक एसेट्स अगर करंट लायबिलिटीज के इक्वल हो जाए, इन अदर वर्ड्स अगर बराबर ही है, हमारे पास जैसे इतने पैसे हैं कि हम इमीडिएटली लायबिलिटी सेटल कर सकते हैं, तो ऐसी कंपनी अच्छी कंसिडर होती है। असल में ये पॉइंट नंबर 3 का ये मतलब नहीं है कि हमने इमीडिएटली सेटल करनी है।
करनी नेक्स्ट 12 मंथ्स में ही होती हैं, आराम आराम से साथ साथ ही होती हैं, लेकिन अगर करनी पड़ जाए तो यकीनन शायद इस पोजीशन में होना बेहतर है, होना चाहिए, होना बेहतर। ठीक है, तो 1-1 का मतलब क्या हो जाएगा कि हम हमारे पास जस्ट इनफ है, हमारे पूरे पूरे पैसे हैं कि हम लायबिलिटी सेटल कर दें। असल में जिनके पैसे देने हो उनका मूड कभी भी बदल सकता है, और आगे कह सकते हैं भाईजान 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 भाईजान, दरवाजे खटखटाने शुरू कर दें, हम क्या करें? तो इस पोजीशन में होना चाहिए कि दरवाजे खटखटा रहे हैं उन अगर लोग, तो उनको पैसे दे के अल्लाह हाफिज कहा जा सके। ये नेक्स्ट पेज पे आते हैं। फर्स्ट कैटेगरी रेशियोज की खत्म हुई है पेज नंबर 162 पे। मेन हेडिंग इनकी क्या थी? लिक्विडिटी रेशियो, वर्किंग कैपिटल, करंट रेशियो एंड एसेट टेस्ट या क्विक रेशियो। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब इसके बहुत से हेडिंग्स लिखी हुई हैं, इंशाल्लाह साथ साथ जैसे हम वर्किंग करेंगे हेडिंग समझा देंगे। टर्नओवर एफिशिएंसी, वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशियोज, लेकिन उस हेडिंग की बजाय इमीडिएटली जरा रेशियो नंबर 4 पे आते हैं। क्या नाम लिखा हुआ सर? नहीं, वो मेन हेडिंग के नीचे नंबर 4, यहाँ 6 रेशियोज अब आगे आनी है। 2 रेशियोज पहले इन्वेंट्री की नहीं, 4 और 5 जस्ट नाम पढ़ते जाना। इन्वेंट्री की 2 रेशियोज हैं, 4 और 5। 4 में लिखा है टर्नओवर और नीचे है 5 में टर्नओवर पीरियड, मीनिंग अभी हमने डिस्कस करना है। फिर 2 रेशियोज आएंगी 6 और 7 डेटर्स के एंगल से, और वर्ड्स उसी तरह के हैं, पहले टर्नओवर है और फिर टर्नओवर पीरियड है। इसी तरह नेक्स्ट 2 रेशियोज आएंगे 8 और 9 क्रेडिटर्स के एंगल से, एक है टर्नओवर और एक वर्ड है टर्नओवर पीरियड। तो यहाँ 3 कैटेगरीज आनी है, इन्वेंट्रीज, डेटर्स और क्रेडिटर्स के एंगल से, और इन्वेंट्रीज, डेटर्स, क्रेडिटर्स की 2-2 रेशियोज आनी है, टर्नओवर एंड टर्नओवर पीरियड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज? नंबर 4 से शुरू कर। वंस अगेन फुल कंसंट्रेट, फार्मूला देखें पहले, जरा वर्ड्स अंडरस्टैंड कर लें, फिर इसके मीनिंग की तरफ आते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ध्यान में लाएं, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर लिखें कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स किसे कहते हैं? सेल्स की कॉस्ट, बेहतरीन वर्ड है, सेल्स की कॉस्ट, सही कह रहा भाई। सेल किसे कहते हैं? सेल किसे कहते हैं? सेल की अमाउंट कैसे आती है, कैसे आनी चाहिए? सेल की अमाउंट कैसे आनी चाहिए? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस। फॉर एग्जांपल आपने 10,000 यूनिट्स बेचे, 10,000 यूनिट्स की सेल प्राइस सेल कहलाएगी, और 10,000 यूनिट्स की कॉस्ट कॉस्ट ऑफ सेल कहलाएगी। फॉर एग्जांपल आपने एक यूनिट 100 रुपए का खरीदा और 120 का बेचा है, 120 क्या है? सेल, फाइनली सेल। और 100 क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल। 20 क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स की कॉस्ट, वो गुड्स जो आपने बेची हैं उनकी कॉस्ट। इसी को अगले वर्ड्स में देखें जो आपके पास लिखे थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका क्या मतलब हुआ? जो गुड्स बेची हैं उनकी कॉस्ट। सिर्फ सेल्स का मतलब क्या होता है? जो गुड्स बेची हैं उनकी सेल प्राइस। क्या सेल प्राइस और कॉस्ट में डिफरेंस होता है? सेल प्राइस और कॉस्ट में फर्क होता है। सेल प्राइस बनती कैसे? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल प्राइस आप कैसे बनाएंगे? फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की चीज खरीदी है, 20 रुपया प्रॉफिट रखना चाहते हैं, 100 जमा 20, 120 को क्या कहेंगे? सेल प्राइस। तो अगर 10,000 यूनिट्स बेचें तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 120, 10,000 यूनिट्स की सेल आ जाएगी। और 10,000 यूनिट्स की अगर कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, 10,000 ज़रब 100, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। इनका डिफरेंस ले लेंगे, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? वही बताए जिसने पहले भी 2 दफा बताया है। व्हाट इज द मीनिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? जो चीजें बेची हैं उनकी कॉस्ट। और इन्हीं को कभी कभी इन्हीं वर्ड्स को कभी कभी, बल्कि अक्सर हम शायद जरा थोड़ा करके कॉस्ट ऑफ सेल्स बोल देते हैं। ठीक है, बहरहाल कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब सेल प्राइस या कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड? कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। इसका कंपैरिजन किया जा रहा है नीचे डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री से, स्टार लगा हुआ है कि एवरेज के साथ। एवरेज का एक फॉर्मूला आसान सा पढ़े नीचे। अगर हमारे पास क्वेश्चन में डाटा अवेलेबल होगा कंपैरेटिव, सपोज हम 2020 में हैं, तो कंपैरेटिव किसे कहते हैं? पिछला साल 19, तो 20 का जो स्टॉक होगा 20 कंपैरेटिव 19,
पिछला साल कंपैरेटिव होता है। 2020 का जो स्टॉक होगा वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा, और 19 का जो स्टॉक होगा वो हमारी ओपनिंग बन जाएगा। तो अगर कंपैरेटिव डाटा अवेलेबल हो और हमें एवरेज काउंट कैलकुलेट करनी पड़े तो सिंपली क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूले में क्या चाहिए हमें, एवरेज। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में हमारे पास कंपैरेटिव डाटा ही नहीं है, मींस से सपोज सिर्फ 2020 की फिगर्स हैं, तो जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो हम एज इट इज एवरेज ले लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 करके एवरेज बना देंगे, या क्लोजिंग ही एवरेज होगा। एवरेज कब करेंगे, अगर ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, और अगर ओपनिंग डाटा ही नहीं है तो क्लोजिंग को एज इट इज एवरेज कंसीडर कर लेंगे। और आगे सर, एज इट इज कंसीडर करने का मतलब डिवाइड बाय 2 करेंगे। डिवाइड बाय 2 कब करेंगे, जब ओपनिंग भी होगा क्लोजिंग भी होगा, पहले प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 2। अब इस साइंस को एक सेकंड छोड़ दें, फाइनली ऊपर फार्मूला क्या रह गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक है। इसका मीनिंग क्या है, फुल कंसंट्रेट आपने करना है, बात बिल्कुल सिंपल सी है। मैं आपके सामने कुछ फिगर्स लिखता हूं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। लेट्स अज्यूम एक कंपनी है, कंपनी ए, इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है 7,50,000। डिवाइड वर्ड्स बोलने में डिवाइड किसे करना है, सपोज एवरेज इन्वेंट्री है 65,000। कैलकुलेटर पकड़, आंसर बता। और बेटा प्लीज कैलकुलेटर अलाउड है यार, खुदा के लिए। 11.54 मुसलसल बोर्ड पे देखो। 7,50,000 का नाम क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। 65,000 मैंने क्या अज्यूम किया है, एवरेज स्टॉक। एक आंसर है 11.54। कॉस्ट ऑफ सेल्स आर 11.54 टाइम्स ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज स्टॉक, ठीक, इन्वेंट्री स्टॉक। अब मैं लिख नहीं रहा, होपफुली हम लिख के जरा अंडरस्टैंड कर पाए हैं। 11.45 टाइम्स क्या है, क्या चीज किसका कितने टाइम्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आर 11.54 टाइम्स ऑफ एवरेज स्टॉक। अब इससे पता क्या चल रहा है, बहुत ध्यान से जरा फिगर्स पे दोबारा गौर करें। 65,000 का जो स्टॉक है वो बेस में है। बेस का मतलब होता है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, बेस में है जिसे आप डिवाइड कर रहे हैं। 65,000 रुपीज के स्टॉक की गुड्स का अगर एक पैकेट अज्यूम किया जाए, एक पैकेट में गुड्स हैं कितने रुपए की, 65,000। तो इस कंपनी ने वो पैकेट ऑफ गुड्स 11.54 टाइम्स सेल किया। ये 750,000 के है। कॉस्ट ऑफ सेल का मीनिंग क्या है, जो चीजें बेची हैं उनकी कॉस्ट, जो चीजें बेची हैं उनकी कॉस्ट। तो अगर 65,000 रुपीज की गुड्स का एक पैकेट बनाया जाए, पैकेट में कितने रुपए की गुड्स है, तो इस कंपनी ने वो पैकेट कितनी दफा बेचा है। देखिए ऐसे ही है ना, कैलकुलेटर पे लिखे 65,000, कैलकुलेटर पे लिखे 65,000। अब ये कितनी दफा बेचा है, मल्टीप्लाई करें 11.54, अप्रोक्सीमेटली आंसर आ गया 7,50,000। ये क्या करवाई जा रहा हूं आपसे, व्हाट इज 65,000, व्हाट इज 65,000 एवरेज स्टॉक है। लेकिन उसको समझाने के लिए मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर सपोज इतने रुपए की गुड्स का कोई पैकेट हो तो इस कंपनी ने कितनी दफा वो पैकेट बेचा है, 11.54 टाइम्स बेचा। क्या ज्यादा दफा चीजें बिकनी चाहिए या कम चीजें बिकनी चाहिए, क्या गुड्स का टर्नओवर, टर्नओवर कहते हैं बिकने को, टर्नओवर, चीजें आ रही हैं जा रही हैं आ रही हैं जा रही हैं, क्या टर्नओवर ऑफ स्टॉक ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, क्या वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए। लेट्स अज्यूम एक और कंपनी है, कंपनी बी, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल है 75 लाख।
और स्टॉक उसका भी 65,000 ही है। एक मिनट सॉल्व कीजिएगा, क्या चेंज क्या किया मैंने? एक जीरो कहाँ ज्यादा हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स में? आंसर बताएं बेटा, प्लीज वर्किंग करें। ठंड इतनी नहीं है, इतनी भी ठंड नहीं है, बाजू बंद कर दिए हैं, बैठे बैठे कहाँ पहुंच गए हैं, इधर ही है। 115.439। नहीं सर, ये बहुत नहीं है, यही तो असल गेम है। आज बच्चों ने समझा ही ये कि असल तो काम ये है। अप्रोक्सीमेटली यही, अब 39 हो गई। 39 या अल्लाह कैलकुलेटर दे दे मौला, कैलकुलेशन मुश्किल है मौला। आपस में नहीं काइंडली, टफ कैलकुलेशन मेरे ख्याल में खुद ही करता हूँ। सर जो है वही चला आएगा, या अल्लाह मदद करो, या अल्लाह मेरे कैलकुलेटर पे वही आए जो बच्चों को 11.38 है। इस बहस को यही काइंडली छोड़ दें। 11.54 की बजाय अब आंसर हो गया 115.38। इंटरप्रेट करें जी क्या है? अब असल में कंपैरिजन हम कर रहे हैं तो मैंने स्टॉक को सेम रखा है। तो इस कंपनी ने वही पैकेट जो उस कंपनी ए ने 11 टाइम्स बेचा था अप्रोक्सीमेटली, इसने 115 टाइम्स बेचा। क्या हायर द रेशो, द हायर द आंसर द बेटर इट इज, या लोअर द आंसर द बेटर इट इज? हायर से क्या पता चल रहा है? ज्यादा दफा टर्नओवर हुआ है। क्या अगर वॉल्यूम ऑफ सेल ज्यादा होगा तभी ग्रॉस प्रॉफिट भी ज्यादा होगा? सोचे सोचे, सेल ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए? सेल ज्यादा होगी तभी प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो ये रेशो बता रही है टर्नओवर। टर्नओवर से क्या मुराद है? सेल, टर्नओवर सेल। तो स्टॉक कितनी दफा टर्नओवर किया है कंपनी ए ने? 11.54 टाइम्स। और स्टॉक कितनी दफा टर्नओवर हुआ है कंपनी बी में? हायर द बेटर, लोअर द बेटर? एक सेकंड पहले लिखने से पहले इंटरप्रिटेशन में आया जरा नंबर 4 की अपनी बुक में। नंबर ऑफ टाइम्स स्टॉक हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सेल्स। ऐसा तो मेरे साथ आगे पीछे नहीं। द नंबर ऑफ टाइम्स स्टॉक हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सेल्स समझ आता है? कितनी दफा क्या चीज किस में कन्वर्ट हुई है? पढ़ के यार, पढ़ के मेरे भाई, क्या चीज किस में कितनी दफा कन्वर्ट हुई है? स्टॉक सेल में कन्वर्ट हुआ है। अगर हमें ये देखना हो तो कौन सी रेशो कैलकुलेट करेंगे? इन्वेंटरी टर्नओवर। हायर द रेशो द बेटर इट इज, या लोअर द रेशो द बेटर इट इज? ये रेशो अगर हायर साइड पे होगी तो इसका मीनिंग क्या होगा? स्टॉक ज्यादा दफा कन्वर्ट हुआ है सेल में। तो हायर द बेटर, लोअर द बेटर? कंपनी ए इज बेटर या कंपनी बी इज बेटर? कंपनी ए इज या कंपनी बी इज? इसके बाद एक थर्ड सेंटेंस भी लिखा हुआ है, उसको बाद में पढ़ते हैं हम। पहले आप यहां तक जो हमने लिखी फिगर्स ए बी की, ये जरा देखिए। बल्कि सॉरी, मैं मेरे ख्याल कंपनी सी भी लिख लूं ताकि आप फिर आइडिया आपको हो कितना लिखा। सॉरी एक आखिरी सेंटेंस भी जो बीच में है, पहले वो अंडरस्टैंड कर लें, आपको स्पेस की जरूरत पड़नी है। ठहरे 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 ठहरे, इस यहां तक बता दें कंपनी ए बेहतर है भी? क्यों बेहतर है? हायर बेहतर क्यों है? ज्यादा दफा सेल, अच्छी बात। ज्यादा सेल, कम सेल ज्यादा सेल। लेकिन बेटा गौर से जरा देखें कंपनी सी, फिगर है 7,50,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेकिन सपोज की बेस है 6,500। एक मिनट आंसर सॉल्व करें। या अल्लाह फिगर सॉल्व हो जाए मौला। ये आंसर वही तकरीबन आ रहा है जो कंपनी बी का है। आंसर वही आ रहा है जो कंपनी ए का आ रहा है या बी का आ रहा है? ये मैंने चेंज क्या किया जी? कंपनी सी में मैंने चेंज क्या किया? नहीं, मैंने फिगर्स में कहा चेंज किया? कॉस्ट ऑफ सेल्स वही है जो कंपनी ए की है, लेकिन मैंने स्टॉक को कम किया। मैंने बेस में जो फिगर थी उसको कम कर दिया। बेस में फिगर कम होने से आंसर बढ़ गया है एज कंपेयर विद कंपनी ए। कंपनी ए की तरफ जाए जरा। कंपनी ए की कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है?
जाने दे यार 65,000 खुदा का नाम है यार बेटा, क्या हो गया यार 65,000 यार खुदा का स्टॉक की नजर नहीं कॉस्ट ऑफ सेल यार खुदा की। ये तो वैसे सवाल बनता भी नहीं था, मैंने तो नहीं पूछा था। कंपनी ए की कॉस्ट ऑफ सेल क्या है? 75 लाख। अल्लाह तेरा शुक्र है बी ए नहीं लग रही। 7,50,000। कंपनी सी की कॉस्ट ऑफ सेल क्या है? क्या कॉस्ट ऑफ सेल सेम? आंसर इतना फर्क क्यों? बेस में चेंज है, बेस में चेंज। बेस में चेंज आने से मीनिंग क्या हुआ? मैं बताता हूँ, या मैं बताता हूँ। मैं ऊपर आपसे कह रहा था कि अगर 65,000 की गुड्स का पैकेट हो तो कितनी दफा बिका? ए में भी ऐसे ही, बी में भी ऐसे। अब सी में मेरा पैकेट साइज छोटा हो गया। सी में अगर 6500 वाली गुड्स का पैकेट हो तो वो कितनी दफा टर्नओवर हुआ? 115 दफा। तो रेशियो टर्नओवर की इंप्रूव हुई है ए से, लेकिन ये रेशियो बढ़ी है बिकॉज ऑफ लोअर स्टॉक या हायर सेल्स। बेस में ए और सी पहले देखें, फिर बी में बाद में बी की बात करो। ए एंड सी कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ ए कितनी है? 7,50,000। बी कितनी है? सॉरी सी कितनी है? सॉरी सी 7,50,000। दोनों की कॉस्ट ऑफ सेल है। आंसर डिफरेंट क्यों? तो सी ने 6500 गुड्स का पैकेट 115 टाइम्स बेचा। तो ए में और सी में क्या डिफरेंस है? पैकेट साइज छोटा हुआ। तो पैकेट साइज छोटे छोटे करके ये रेशियो इंप्रूव होनी चाहिए, या सेल की इंप्रूवमेंट की वजह से ये रेशियो इंप्रूव होनी चाहिए? दोनों की कॉस्ट ऑफ सेल सेम है, रेशियो की इंप्रूव हो गई स्टॉक के कम होने से। तो स्टॉक के कम होने से ये रेशियो इंप्रूव नहीं होनी चाहिए, ये सेल्स के बढ़ने की वजह से रेशियो इंप्रूव होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स, हम अकाउंटेंट्स ने सिर्फ ये टाइम्स का आंसर भी देकर रट्टा नहीं लगा लेना। रट्टा नहीं लगा लेना का मतलब अभी क्या पढ़ा था हमने? हायर द बेटर। लेकिन हायर द बेटर किस वजह से? ड्यू टू मोर सेल्स या ड्यू टू लेस स्टॉक? बी और सी जरा देखें, सिर्फ बी सी। बी और सी में बताएं आंसर अगर सिर्फ देखें तो कौन सी कंपनी बेहतर है? नहीं, आंसर अगर देखें तो सेम। आंसर आंसर तो सेम है, लेकिन आंसर सेम अगर है भी तो हम अकाउंटेंट्स गौर से फिर फिगर्स देखेंगे। तो फिगर्स देख के क्या पता चल रहा है? सी का आंसर बी के बराबर क्यों है? बेस में स्टॉक कम हुआ, बेस में स्टॉक कम हुआ। तो बी बेहतर है या सी? अगर सिर्फ रट्टा लगाएंगे, सिर्फ आंसर टाइम में देखेंगे तो उससे तो नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर फिगर्स को गौर से देखेंगे तो क्या बी का वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ज्यादा है? तो बी बेटर है, इवन दो उनकी फिगर सेम नजर आ रही हैं। समझ आता है सर? ए और बी का कंपैरिजन करें, कौन सी कंपनी बेहतर है? वाई बी वाई बी वाई बी वाई बी वाई बी वाई बी। सेल ज्यादा है, सेल ज्यादा है। अब लास्ट गौर से ए और सी को कंपेयर करें, सिर्फ आंसर देखेंगे तो रट्टा क्या कहता है? हायर द बेटर। नहीं, ए सी ए सी ए सी ए सी। हायर द बेटर कौन सी लग रही है फिलहाल? सी। लेकिन अगर गौर से देखें, कंसंट्रेट करें, बताएं ए और बी में कोई डिफरेंस है? ए और सी में कोई डिफरेंस है? ए और सी में कोई डिफरेंस है? स्टॉक की वजह से डिफरेंस है, वरना दोनों की कॉस्ट ऑफ सेल सेम है। इसलिए शायद ए और बी में अल्टीमेटली कोई बेटर वाली बात नहीं है। आंसर तो यकीनन बताता है कि हायर द बेटर है, लेकिन ए और सी को देखें तो हायर ड्यू टू लोअर स्टॉक है। कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ? ए और सी। ए और सी का आपस में अगर देखा जाए तो आंसर इंप्रूव क्यों हुआ है? स्टॉक कम होने की वजह से। तो स्टॉक कम होने की वजह से आंसर इंप्रूव नहीं होना चाहिए। आंसर किस वजह से इंप्रूव होना चाहिए? ज्यादा सेल्स की वजह से। मुझे जरा कंक्लूड कर दें, ए और बी में कौन बेहतर है? बी, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस की वजह से। बी और सी में कौन बेहतर है? बी, किसकी वजह से? हालांकि आंसर सेम है। लास्ट सही कंक्लूड कीजिएगा, ए और सी में कौन बेहतर है? कोई बेहतर नहीं, दोनों सेम है। क्यों? दोनों की कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट सेम है। सी बेहतर लग क्यों रही है? लोअर स्टॉक की वजह से बेहतर लग रही है। तो लोअर स्टॉक की वजह से रेशियो इंप्रूव नहीं होनी चाहिए। रेशियो अगर इंप्रूव होनी चाहिए तो किसकी वजह से? तो थर्ड सेंटेंस पढ़े,
यकीनन सेकंड सेंटेंस अपनी जगह ठीक है, पढ़ें जरा। हायर द बेटर, लोअर द बेटर, हायर द बेटर, लेकिन हायर किसकी वजह से बेटर? रेशियो शुड बी हायर ड्यू टू मोर सेल, नॉट ड्यू टू लोअर स्टॉक। इन अदर वर्ड्स अगर तीनों का इकट्ठा देखें तो विच इज द बेस्ट कंपनी? कंपनी बी, इवन दो किस किस का आंसर सेम है, बी और सी का, लेकिन व्हाई बी इज बेटर? रेशियो इज हायर ड्यू टू more sale. Why C is not better? Ratio is higher due to lower stock. Answer due to low stock should not be more. Answer due to more sale should be more. So finally C, B is best in this case. अब नोट करें, ये आखिरी सेंटेंस जरा बोल देंगे जरा खुद से देख के जरा क्या लिखा हुआ। क्या मतलब, क्या मतलब, क्या मतलब, क्या मतलब? सेल ज्यादा होने की वजह से रेशियो इंप्रूव होनी चाहिए रादर देन स्टॉक के कम होने की वजह से। अच्छा एक वर्ड, सॉरी जरा हमें कंफ्यूज ना कर दीजिएगा, जरा सेंटेंस में पढ़े, लिखा है मोर सेल। मोर सेल, क्या कॉस्ट ऑफ सेल अगर ज्यादा होगी तो सेल भी ज्यादा होगी? सोच कर रखना, सेल अगर ज्यादा होगी, कॉस्ट ऑफ सेल का मीनिंग क्या वैसे? जो चीजें बेची उनकी कॉस्ट, तो उन्हीं चीजों की सेल प्राइस नहीं सेल बनना। अगर ज्यादा चीजें बेचेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल भी ज्यादा होगी और अकॉर्डिंगली सेल भी ज्यादा होगी। सोच ले, सोच सोच। नहीं नहीं, वो कम चीजें बेचें तो कॉस्ट ज्यादा होगी, सोच ले तब पहले लिख लेंगे। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ क्लियर है? मतलब ए बी सी में फाइनली जो मैंने बेस्ट लिखा, बेस्ट ड्यू टू, हाँ जी, ड्यू टू मोर सेल्स। नंबर 4 की लिखने के बाद इंटरप्रिटेशन खुद से पढ़ा। ये रेशियो बता क्या रही है अपने वर्ड्स में? पहला सेंटेंस, स्टॉक कितनी दफा सेल में कन्वर्ट हुआ है? हायर द बेटर, लोअर द बेटर, व्हाई? सोचे जरा, अपना बिजनेस समझे जरा। क्या स्टॉक बार बार खरीद के बार बार बेचना चाहिए? उसकी क्या वजह? वॉल्यूम में बिजनेस बढ़ेगा, ज्यादा सेल होगी, ज्यादा इंशाल्लाह प्रॉफिट होगा। क्या चीजें आती रहनी चाहिए और जाती रहनी चाहिए, या बस खरीदनी और पड़ी है? खरीदी जा रहे हैं, खरीदी जा रहे हैं, बिक नहीं रही, टर्नओवर नहीं हो रहा। अच्छी सिचुएशन है, बुरी सिचुएशन है? अच्छी सिचुएशन क्या है? जैसे ही आए टर्नओवर हो, फिर आए फिर जाएं, फिर आए फिर जाएं, कहाँ जाएं कहाँ जाएं? सेल हो। तो सेल अगर बढ़ेगी, वॉल्यूम ज्यादा होगा, तभी प्रॉफिट्स बढ़े। जी ये भी सब कुछ इन्वेस्टर के लिए। ये सेकंड सेंटेंस पढ़े आप, हायर द बेटर, लोअर द बेटर, लेकिन हायर किस वजह से बेटर? किसकी बजाय किसकी वजह से? हायर ड्यू टू मोर सेल्स रादर देन लोअर स्टॉक। बी और सी का दोबारा कंपैरिजन करें, आपने हाथ से लिख लिया आपने, बी एंड सी का आंसर सेम है, लेकिन आंसर सेम से धोखा नहीं खाना आपने। क्यों आंसर सेम हुआ है? लोअर स्टॉक की वजह से। तो अगर बी और सी को सोचा जाए कौन सी कंपनी बेहतर है, क्यों बी बेहतर है? ड्यू टू मोर सेल। ठीक है सर, इंशाल्लाह कल यहीं से 12 शुरू करेंगे। आज घर के लिए काइंडली क्या है, पेज नंबर बताएं, पेज नंबर बताएं। पेज नंबर 125 पे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है। आज आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इससे पहले कि हम इसके कुछ टेस्ट की तरफ जाएं, इन क्वेश्चंस को जरा इंडिविजुअली सॉल्व करके देखें, जीरो से, जिस तरह क्लास में आपने मुझे सॉल्व करवाया था, इसी तरह जरा खुद से भी सॉल्व करके देखें। ठीक है, अल्लाह हाफिज।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन? अल्लाह हाफिज। सर ये एक मसला आ रहा है, ये टेस्ट में भी वो क्वेश्चन था